Hello, namaste, welcome or welcome back to the amazing platform of Physics Wala. I am your very own Samapti ma'am, and today we are going to start with the another amazing topic, and that is menstrual cycle. आज होने वाला है lecture number 5. I hope कि आपको पिछला lecture अच्छे से समझ में आया. I hope क्या your comments were telling it all that you all have understood the last lecture very well, where we talked about beta the gamete formation in the females. मेरे लिए पानी भिजवा देना please. Okay, so today we are going to discuss beta another favorite topic of ma'am, and that is menstrual cycle. Again, it is very conceptual. अगेन ये एक ऐसा टॉपिक है बेटा जो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा. जैसे oogenesis आपको बेटा धीरे धीरे समझ में आ गया लास्ट तक, तो वैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल भी एक ऐसा टॉपिक है जो बेटा थोड़ा सा टाइम लेगा आपको समझने के लिए, बट आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो शुरुआत करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा बेसिक से, और फिर धीरे धीरे करके ऊपर इसका लेवल बढ़ाएंगे. ठीक है, पेशेंस के साथ में बेटा सुनना. डोंट बी अ पेशेंट. ठीक है, बिकॉज ऑफ कोर्स यू वांट टू बी डॉक्टर्स, डोंट वांट टू बी पेशेंट. तो अगर तुम पेशेंट नहीं बनना है और तुम्हें डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है बेटा कि उसमें बहुत सारा पेशेंस होता है. आप अपने अंदर थोड़ा सा पेशेंस रखना. पेशेंस के साथ में धीमे धीमे बेटा, धीरे धीरे, नहीं गाना यही था ना, धीमे न, याद ही नहीं आ रहा यार. ठीक है, इतना अच्छा गाना है भी नहीं कि जो याद रहे, बट एनीवे, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा क्या, Human reproduction lecture number 5, and the goals for today is going to be menstrual cycle. पहले बेटा देखो ये ग्राफ ना एनसीईआरटी में menstrual cycle से रिलेटेड दिया हुआ है. ये ग्राफ मैं बेटा खुद बनाऊंगी एनसीईआरटी का, ये ऐसे करके नहीं डिस्कस करेंगे, खुद बनाएंगे और डिस्कस करेंगे. ठीक है, अच्छा उससे पहले मैं 2-4 चीजें आपको जनरलाइज मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ. कौन सी जनरलाइज चीजें बेटा बता देना चाहती हूँ. जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या बेटा, ये एक तरीके की फीमेल में चलने वाली रिप्रोडक्टिव साइकिल है. रिप्रोडक्टिव साइकिल बेटा आपने ना फर्स्ट चैप्टर में एक और साइकिल के बारे में सुना होगा, ईस्ट्रस साइकिल. मैमल्स में 2 कैटेगरी के मैमल्स होते हैं. एक होते हैं प्राइमेट्स जिनमें हम आते हैं, एप्स आती हैं, मंकी आते हैं, तो ये कहलाते हैं प्राइमेट वाले मैमल्स. और कुछ कैटेगरी बेटा आती है जिन्हें आप बोलते हैं नॉन प्राइमेट, जिसमें आते हैं डॉग्स, कैट, है ना, ये सारी चीजें क्या है, नॉन प्राइमेट कैटेगरी वाली मैमल्स. तो उन नॉन प्राइमेट्स में बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलता, उनमें एक साइकिल चल रहा होता है, उनकी रिप्रोडक्टिव एक साइकिल होती है जिसे बोला जाता है बेटा ईस्ट्रस साइकिल. थोड़ा सा शायद आपने ईस्ट्रस साइकिल के बारे में पढ़ा होगा. ये जो साइकिल बेटा हम पढ़ने वाले हैं, ये रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है ह्यूमंस, या फिर आप बोल लो हम क्या हैं, मैमल्स की ही एक कैटेगरी जिसे बोलते हैं प्राइमेट मैमल, जिनमें एप्स आते हैं, मंकी आते हैं और हम आते हैं. ठीक है, तो जिनमें हम आते हैं, मंकी आते हैं और एप्स आते हैं. ठीक है, तो एनीवे इन सब में चलती है बेटा जो रिप्रोडक्टिव साइकिल, उसे क्या बोला जाता है बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो दैट इज देयर रिप्रोडक्टिव साइकिल, दैट इज कॉल्ड एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल. रनिंग इन फीमेल प्राइमेट मैमल्स और ये फीमेल प्राइमेट मैमल्स कौन है, ह्यूमंस, एप, मंकी. अब हम ये देखेंगे, आपको ये तो पता है बेटा हम अपने ह्यूमन फीमेल्स के लिए, हम मतलब ह्यूमन फीमेल्स या ह्यूमन, हम लोग इन जनरली सोसाइटी में कुछ टर्म्स यूज करते हैं. पीरियड्स बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को, स्पेलिंग ठीक लिखी है. मेंस ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में. देयर इज मेंसेस के नाम से भी जाना जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल. हो क्या रहा होता है, और आखिर ये जो मेंसेस है, ये जो ब्लीडिंग है, ये किस कारण से होती है, और अगर ऐसा ना हो तो क्या होता है, ये शुरू कब होता है. मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है बेटा ऑफ कोर्स ड्यूरिंग द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस ड्यू टू द हार्मोन्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. और प्यूबर्टी के टाइम पे जब ये स्टार्ट होता है बेटा, ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, इसे बोला जाता है 12-13 साल की टाइम पीरियड में बेटा ये स्टार्ट हो जाता है. ऑफ कोर्स इट कैन वेरी फ्रॉम फीमेल टू फीमेल. इसके शुरू होने को बोला जाता है मीनार्क. और बेटा एक टाइम पीरियड आता है, एक एज आती है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, उसे बोला जाता है मेनोपॉज. पॉज का मतलब रुक जाना. अराउंड द एज ऑफ यू कैन से 45-50 के बीच में ये रुक जाती है. 50 हम मान सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेनोपॉज. तो ये कुछ जनरलाइज टर्म है, मैं लिखना चाहती हूँ यहाँ पे. एक मैंने बोला बेटा मीनार्क. मीनार्क मतलब बेटा स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. और एक मैंने क्या बोला बेटा, मेनोपॉज.
stoppage of the cycle. You can say beta around the age of 50 years in female, around the age of beta 10 से 12 साल. ठीक है, प्यूबर्टी के वक्त में ये स्टार्ट होती है. प्यूबर्टी के वक्त में बेटा मीनार्क होता है, ये स्टार्ट होती है. ये जनरलाइज टर्म है. पूरी साइकिल को समझने के लिए बेटा, क्योंकि आपकी बॉडी में ये पूरा का पूरा हार्मोन वाला गेम है. कई लोग की मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होती है स्ट्रेस की वजह से या हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से, अदर हेल्थ इश्यूज की वजह से इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है. अब ये क्योंकि इरेगुलर होना या रेगुलर होना या मेंस्ट्रुअल साइकिल का चलना बेटा मेनली किसके ऊपर डिपेंड करता है? हार्मोन्स के ऊपर. तो मेरे को अगर आपको साइकिल समझानी है बेटा, ये पूरी की पूरी साइकिल अगर मुझे आपको समझानी है ना, ये वाली साइकिल, ये अगर मुझे पूरा का पूरा आपको समझाना है तो मुझे पहले आपको हार्मोन्स के बारे में समझाना पड़ेगा. और हार्मोन्स वाला कुछ पार्ट बेटा एक्चुअल में तो हम पढ़ चुके होते हैं. कहाँ हम पढ़ चुके होते हैं? 11th क्लास में. बट आपको भी पता है हम 11th क्लास में कितना पढ़े होते हैं. तो इसीलिए इस चीज को मैं वापस से थोड़ा अच्छे से वापस से आपको बताना चाहती हूँ. और सबसे पहले हम हार्मोन ही समझेंगे. हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर हम एक बार ही समझ जाएंगे ना बेटा, फिर इस चीज को हम इस ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझने के लिए सबसे पहले बेटा हम क्या समझ रहे हैं? हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि कौन कौन से मेन हार्मोन्स है जिनके बारे में हमें इस साइकिल में पढ़ना है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को किसी ना किसी तरीके से इंपैक्ट करते हैं. तो विद फुल जोश, विद फुल एनर्जी बेटा स्टार्ट करते हैं. हेडिंग डाल के मैं इस तरीके से यहाँ पे हेडिंग डाल रही हूँ और नेक्स्ट स्लाइड में लिखूंगी. ठीक है, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. अब बेटा पहले लिखते जाओ फिर मैं आपको समझाती हूँ. ठीक है, पहले लिखते जाओ फिर मैं आपको समझाती हूँ. ऑल राइट, राइट है ना? हाँ. सबसे पहले मैं लिखती हूँ, आपके पास एक ग्लैंड है. इसके बारे में हम कई बार इस चैप्टर में भी अभी लिख चुके हैं. एक तो बेटा देख रहे हो क्लास स्टार्ट होती नहीं है कि बोर्ड को सबसे पहले ग्लिच होता है. हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस इसका हार्मोन होता है बेटा GnRH. फुल फॉर्म हम पहले ही लिख चुके हैं तो वापस लिखने की जरूरत नहीं है. गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन. ये आपके पिट्यूटरी के दो हिस्से होते हैं, ये भी हम बेटा देख चुके हैं जब मैं अभी आपको लैक्टेशन वाला टॉपिक समझा रही थी. तो लैक्टेटिंग मदर में किस तरीके से लैक्टेशन के लिए बेटा कौन कौन से हार्मोन कैसे कैसे काम करते हैं उसको समझाने के लिए भी मैंने आपको ये वाला फ्लो चार्ट बनवाया भी था. अभी मैं वो प्रोलैक्टिन हार्मोन नहीं लिखूंगी. अभी मैं एंटीरियर पिट्यूटरी के दो हार्मोन्स लिख रही हूँ जो स्पर्मेटोजेनेसिस में भी बेटा आप लिख चुके हैं. एक हार्मोन का नाम लिख रही हूँ मैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक हार्मोन का लिख रही हूँ मैं नाम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. अगेन कोई बच्चा बेटा फुल फॉर्म मत पूछना क्योंकि फुल फॉर्म हम ऑलरेडी लिख चुके हैं. अगर पूछोगे तो फिर बेटा कोई फायदा नहीं है क्योंकि आंसर नहीं मिलेगा. या आपको पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया जा चुका है जब स्पर्मेटोजेनेसिस में करा रही थी. ठीक है, अच्छा मैंने दो हार्मोन्स के नाम लिख दिए बेटा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. जरा ध्यान देना बेटा इस फ्लो चार्ट पे. हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड रिलीज कर एक हार्मोन गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन. किस पर एक्ट करता है बेटा? एंटीरियर पिट्यूटरी पर. एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन रिलीज होने लग जाते हैं, एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. सबसे पहली बात बेटा, जिसका नाम ही है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसका काम क्या होगा? फॉलिकल्स की स्टिमुलेशन कराना यानी फॉलिकल्स की ग्रोथ कराना. oogenesis थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो बेटा. मैंने oogenesis पढ़ाते वक्त बताया था कि आप जब बच्चे का जन्म होता है, फीमेल चाइल्ड का जन्म होता है, आप इससे आपको oogenesis भी रिवाइज हो जाएगी. एक बार मुझे बताओ, जब फीमेल चाइल्ड का जन्म होता है तो वो किस फॉलिकल के साथ पैदा होती है और उस फॉलिकल के अंदर कौन सा oocyte होता है और वो किस स्टेज में अरेस्टेड होता है? एक बार अपने नोट से चेक करो बेटा. जब एक फीमेल चाइल्ड का बर्थ होता है तो वो प्राइमरी फॉलिकल्स के साथ में जन्म लेती है. प्राइमरी फॉलिकल के साथ में जन्म लेती है जिसके अंदर प्राइमरी oocyte होता है जो कि मैम प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में अरेस्टेड होता है. राइट मेरे बच्चों, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में अरेस्टेड होता है. और ये भी याद करो कि मैम ने बताया था कि बर्थ से लेके प्यूबर्टी आने तक बेटा इसमें से कई सारे फॉलिकल्स की क्या हो जाती है बेटा? डेथ. बर्थ से लेके प्यूबर्टी आने तक कई सारे फॉलिकल्स की डेथ हो जाती है. एंड एट द टाइम ऑफ बेटा प्यूबर्टी यू विल ओनली सी 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल अरेस्टेड in the with primary oocyte arrested in prophase 1 of meiosis 1 in each ovary. यानी कि आपके पास प्राइमरी फॉलिकल होते हैं. अब जैसे प्यूबर्टी आती है बेटा, याद करो जब मैंने आपको बताया था प्यूबर्टी से लेके मेनोपॉज तक
है ना। ऐसे ही हमने आपने टाइम पीरियड लिखा था ना बेटा, बर्थ टू चाइल्डहुड, फिर प्यूबर्टी टिल मेनोपॉज। फिर आपने लिखा था कि मैम फॉलिकल्स की ग्रोथ होती है, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल बनता है, और प्राइमरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte है, सेकेंडरी फॉलिकल में भी प्राइमरी oocyte होता है, और टर्शियरी फॉलिकल के अंदर ये प्राइमरी oocyte जब आता है तभी अपना मियोसिस 1 कंप्लीट करता है और सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होता है। याद आ रहा है? तभी तो हम बोलते हैं बेटा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों के अंदर बेटा आपके पास प्राइमरी oocyte ही मिलती है। ये तीनों फॉलिकल्स के अंदर आपको प्राइमरी oocyte ही मिलती है, और फॉलिकल का ग्रोथ भी हो रहा है, ये भी आप देख रहे हो, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, फिर ग्राफियन फॉलिकल भी बनता है। कैसे बनता है भाई? प्यूबर्टी आने पर ये फॉलिकल की ग्रोथ कैसे होती है भाई? इसके हेल्प से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसका नाम ही है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसका काम होगा फॉलिकल की ग्रोथ को स्टिमुलेट करना। तो बेटा ये किस पर एक्ट करता है? इट एक्ट्स ऑन फॉलिकल। और बेटा याद करो फॉलिकल्स में कौन से सेल्स होते हैं मेनली, याद करो फॉलिकल्स में कौन से सेल्स होते हैं मेनली। प्राइमरी फॉलिकल की पहचान थी कि उसमें होते हैं ग्रैन्युलोसा सेल सिंगल लेयर, सेकेंडरी फॉलिकल की खासियत थी उसमें होते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स बहुत सारे, फिर टर्शियरी फॉलिकल एंट्रम। बेसिकली ये फॉलिकल्स की ग्रैन्युलोसा सेल्स पर एक्ट करती है। बेसिकली ये फॉलिकल्स की कौन सी सेल्स पर एक्ट करती है बेटा? ग्रैन्युलोसा सेल। याद आ रहा है? और मैंने आपको बताया था, मैं आगे आपको बताऊंगी भी कि ये ग्रैन्युलोसा सेल्स बेटा रिटर्न में, ये ग्रैन्युलोसा सेल्स रिटर्न में सिक्रीट करते हैं ईस्ट्रोजन, सिक्रीट करते हैं बेटा ईस्ट्रोजन। गॉट इट? यहां तक बात क्लियर है बेटा? ये क्या सिक्रीट करते हैं? ईस्ट्रोजन। एक तो बेटा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्या बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम है ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कराना। और इसका एक और काम होता है बेटा, ये थीका लेयर जो होती है ना, आपने देखा था थीका लेयर पहली बारी कब बनती है? जब सेकेंडरी फॉलिकल बनता है। ये थीका पर एक्ट करके उससे एंड्रोजन्स बनवाती है और अल्टीमेटली वो एंड्रोजन ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट ये जो कहानी मैंने अभी आपको बताई कि वो थीका सेल्स पर एक्ट करते हैं, और थीका सेल मेल हार्मोन जो आप यूजुअली बोलते हो एंड्रोजन, वो प्रोड्यूस करती है। एंड्रोजन का बेटा अल्टीमेट कन्वर्जन हो जाता है किसमें? इनटू ईस्ट्रोजन। और कौन करता है वो कन्वर्जन? ये ग्रैन्युलोसा सेल। बट ये डिटेलिंग आपकी एनसीईआरटी में है नहीं, इसीलिए मैं वो वाला फंक्शन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का आपको नहीं बता रही हूँ। लेकिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो फंक्शन एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि वो भाई कॉर्पस ल्यूटियम पर एक्ट करती है, सॉरी वो आपके मैच्योर फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल पर एक्ट करती है और उसको रप्चर करवाती है, वो वाला पॉइंट मैं आपको जरूर बताऊंगी। लेकिन अभी तक आपको ये समझ में आ रही है बेटा कि भाई जब जब आपका गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा आपके हाइपोथैलेमस से, वो एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करेगा, वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगा और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज करेगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बेटा आपके फॉलिकल्स पर एक्ट करेगी, मेनली किस पर एक्ट करेगी? ग्रैन्युलोसा सेल्स पर। और ग्रैन्युलोसा सेल बेटा इन रिटर्न ईस्ट्रोजन को सिक्रीट करना स्टार्ट करेंगे फीमेल्स में। अब एक और चीज सुन लो बेटा, एक और चीज सुन लो बेटा, एक इससे परफेक्ट लाइन बनाते हैं। अब जब बेटा आप मुझे बताओ फॉलिकल्स ग्रो करेगी तो एक वक्त तो ऐसा आएगा ना बेटा, एक वक्त तो ऐसा आएगा ना जब सबसे मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा। यस और नो? एक तो ये टेढ़ा क्यों बनता है भाई? अरे यार देखो यार, सीधा होता नहीं है, दिमाग खराब और कर रहा है यार। सीधा हो जा, इससे अच्छा तो हाथ से बना लेती मैं। हाँ अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, मोर एफएसएच उतना ज्यादा वो फॉलिकल्स पर एक्ट करेगा, फॉलिकल्स विल ग्रो इन साइज, और जो सबसे मैच्योर फॉलिकल होगा, मोस्ट मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल इज फॉर्म्ड। ऑफ कोर्स बेटा एक वक्त ऐसा आएगा ना जब सबसे ज्यादा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा, जो सबसे मैच्योर फॉलिकल है। आपको मैं ये इसलिए बता रही हूं क्योंकि आप जब ये ग्राफ पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जब सबसे ज्यादा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनता है, सबसे ज्यादा मैच्योर मतलब जो मैच्योर सबसे मैच्योर फॉलिकल बनता है ग्राफियन फॉलिकल, वो सबसे ज्यादा ईस्ट्रोजन को सिक्रीट करता है। ऑफ कोर्स सी बात है ना बेटा, प्राइमरी फॉलिकल है, सिंगल लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल है, सिंगल लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल कितना ईस्ट्रोजन बना लेंगे, फिर थोड़े और बड़े बेटा ग्रैन्युलोसा सेल, थोड़ा और ईस्ट्रोजन बढ़ा। जब सबसे मैच्योर फॉलिकल बनता है वो सबसे ज्यादा ईस्ट्रोजन सिक्रीट करता है। तो मैं लिख सकती हूं ग्राफियन फॉलिकल जो होगा सिक्रीट्स, ग्राफियन फॉलिकल जो होगा बेटा सिक्रीट्स हाईएस्ट ईस्ट्रोजन, सबसे ज्यादा ईस्ट्रोजन। अब बेटा मैं एक आपको देने वाली हूं बहुत इंपॉर्टेंट इस पर्टिकुलर साइकिल का एक रामबाण, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। आई एम गोना टेल यू
रिगार्डिंग दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस पॉइंट को ध्यान रखोगे तो आधी समस्या सॉल्व हो जाएगी। अब इसको हम डालेंगे नोट लिख के, ठीक है। इंक्रीज्ड ईस्ट्रोजन will give beta positive feedback, मतलब इंक्रीज ईस्ट्रोजन नहीं लिखना चाहिए था, ईस्ट्रोजन gives positive feedback to FSH and LH and GnRH only at the time of ovulation. अदरवाइज इंक्रीज लिखते हैं, इंक्रीज्ड ईस्ट्रोजन will always give negative feedback to FSH, LH, GnRH in rest of the cycle. In rest of the cycle. ये बहुत एक मैंने इंपॉर्टेंट बात लिखी है बेटा। देखो मैंने कहा ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल का। ये तो बहुत आसान है ना बेटा, जीएनआरएच किस पर एक्ट करता है, फिर वो क्या बनाता है, फिर वो किस पर एक्ट करता है, जिसका नाम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसका फॉलिकल को ग्रोथ कराने का काम होता है। ये तो बहुत इजी पॉइंट्स है। ये पॉइंट क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस में भी बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक बताया था ना। अगर किसी की प्रेजेंस में कोई चीज बढ़ रही है तो यानी कि वो उसको पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है। अगर मैं किसी को बेटा अच्छी बातें बोलूं तो मेरे प्रेजेंस में अगर किसी की एनर्जी बढ़ रही है तो यानी मेरा इम्पैक्ट उसके ऊपर पॉजिटिव है, मेरे से उसकी ग्रोथ हो रही है। वैसे ही अगर किसी हार्मोन की प्रेजेंस में कोई दूसरे हार्मोन बढ़ने लगते हैं यानी कि इसका प्रेजेंस, इसकी इंक्रीज्ड अमाउंट इसके अमाउंट को भी बढ़ाएगी, लेकिन वो पॉजिटिव फीडबैक है। लेकिन अगर किसी हार्मोन का इंक्रीज्ड अमाउंट किसी और हार्मोन को घटा रहा है यानी ये चीज इन सारे हार्मोन्स को नेगेटिव फीडबैक दे रही है। अगर ये बढ़ जाएंगे तो ये कम हो जाएंगे, उसे नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। फीडबैक वाली बात तो समझ में आती है। मैंने यहाँ पे जो पॉइंट लिख के रखा है बेटा कि आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको ग्राफ में आप देखोगे बेटा अलग अलग जगह पे ईस्ट्रोजन की अलग पीक आ रही है, प्रोजेस्टेरॉन की पीक्स आती है, कब कौन सा हार्मोन बढ़ रहा है साइकिल में, कब कौन सा हार्मोन घट रहा है साइकिल में, ये सारी चीजें हम देखेंगे। मैंने एक पॉइंट लिखा है कि पूरे साइकिल में इन द एंटायर साइकिल बेटा सिर्फ ओव्यूलेशन जिस वक्त होगा, अभी तो आपको पता नहीं है किस वक्त ओव्यूलेशन होगा, जिस वक्त ओव्यूलेशन होना होगा बेटा सिर्फ उस दौरान वो ही एक इकलौता वक्त है जिस वक्त में ईस्ट्रोजन का इंक्रीज्ड अमाउंट एफएसएच को भी बढ़ाता है, एलएच को भी बढ़ाता है, जीएनआरएच को भी बढ़ाता है। वही एक इकलौता वक्त आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में नजर आता है जिस वक्त में ईस्ट्रोजन अगर बढ़ा हुआ है तो वो अपने सारे साथियों को बढ़ा देता है। ईस्ट्रोजन अगर हाई होगा तो वो एफएसएच को भी बढ़ाएगा, जीएनआरएच को भी बढ़ाएगा, एलएच को भी बढ़ाएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों रेस्ट ऑफ द साइकिल में सिर्फ ओव्यूलेशन को छोड़कर बाकी साइकिल में कहीं भी अगर आपको ईस्ट्रोजन का बढ़ता अमाउंट दिखता है तो वो अपने आगे किसी को नहीं बढ़ने देगा। यानी रिमेनिंग साइकिल में इफ ईस्ट्रोजन इज हाई इट विल गिव नेगेटिव फीडबैक टू जीएनआरएच, एफएसएच एंड एलएच। अभी अगर आपको 50% भी समझ में आ गया बेटा इट्स ओके, आपको बाद में साइकिल में और भी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएगी। मैंने क्या बोला बेटा कि ओनली एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन एक इकलौता ऐसा वक्त है बेटा जिस वक्त में हाई अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन इज गिविंग पॉजिटिव फीडबैक टू एफएसएच, एलएच एंड जीएनआरएच। रेस्ट साइकिल में अगर कहीं पे भी ईस्ट्रोजन की हाई अमाउंट दिखती है तो वो जीएनआरएच को भी घटाती है, एफएसएच को भी घटाती है एंड एलएच को भी घटाती है। गॉट इट? अब लास्ट एक हार्मोनल कंट्रोल का बेटा बचा हुआ है, आप इसका स्क्रीन मतलब पॉज करो और इसको लिखो, ठीक है। अब मैं आगे एक और बताती हूँ लास्ट हार्मोनल कंट्रोल का, फिर हम साइकिल स्टार्ट कर सकते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? इट एक्ट्स ऑन बेटा ग्राफियन फॉलिकल। क्या याद रखना है, ये किस पर एक्ट करता है बेटा? ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर कौन सा oocyte है बेटा? सेकेंडरी oocyte है, अरेस्टेड इन द मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2। याद आ रहा है? अगर नहीं याद आ रहा है तो खोल के देखो। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल पर एक्ट करता है और ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करवाता है। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाने का मतलब ये टूट जाती है, एंड अब जब ये रप्चर हो जाती है
तो कॉर्पस ल्यूटियम इज फॉर्म्ड, कॉर्पस ल्यूटियम इज फॉर्म्ड एंड सेकेंडरी oocyte is released, सेकेंडरी oocyte is released, इसका मतलब ओव्यूलेशन हो जाता है। क्या यहां तक बेटा बात समझ में आ रही है? हमने ये चीज लिखी हुई है, हमने एक येलोइश बॉडी पढ़ी थी ना बेटा, ये येलोइश बॉडी, दिस येलोइश बॉडी, इसके अंदर येलोइश पिगमेंट होता है। दिस कॉर्पस ल्यूटियम ये किस तरीके से बनता है बेटा? इफ दे आस्क यू कि हाउ दिस कॉर्पस ल्यूटियम इज फॉर्म्ड, कॉर्पस ल्यूटियम ग्राफियन फॉलिकल के टूटने से बनता है। आपने वो ओरी वाला डायग्राम भी तो बनाया हुआ था कि यहाँ पे बेटा आपका कॉर्पस ल्यूटियम, सॉरी यहाँ पे आपका ग्राफियन फॉलिकल था और ग्राफियन फॉलिकल यहाँ पे आपने टूटते हुए दिखाया था कि ये रप्चर हो गई। यहाँ से आपने बेटा ओवम या फिर सेकेंडरी oocyte लिख रखा था अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कि जब जब ये ग्राफियन फॉलिकल टूटता है तो इस तरीके से बेटा ओव्यूलेशन हो जाती है। और ग्राफियन फॉलिकल की बची कुची बॉडी बेटा क्या बनाती है? ग्राफियन फॉलिकल की बची कुची बॉडी बनाती है कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम बेटा आगे जाके क्या बनाता है? कॉर्पस ल्यूटियम बेटा आगे जाके बनाता है कॉर्पस एल्बिकन्स व्हाइट बॉडी। लेकिन ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, पूरे प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों है ये मैं अभी आपको बताती हूँ, बट इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब समझ में आ गया? यहां से आपको क्वेश्चन में पूछेंगे कि ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कौन कराता है, और ऑफ कोर्स ही बात है अगर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो रहा है तो कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ओव्यूलेशन हो रही है। तो ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब जब कॉर्पस ल्यूटियम बन जाती है तो ये कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करती है? इसको जरा देखते हैं बेटा, इसको जरा देखते हैं बेटा। जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये अगर ना हो बेटा तो प्रेगनेंसी मेंटेन ही नहीं हो सकती। ऐसा क्यों? अगर किसी को पहले से पता हो कि प्रेगनेंसी एक हार्मोन होती है, एक हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन बोला जाता है जो प्रेगनेंसी के वक्त में थ्रू आउट द फीमेल की बॉडी में थ्रू आउट द प्रेगनेंसी बहुत इंक्रीज अमाउंट में रहता है, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। मेंटेन करने के लिए, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन का हाई अमाउंट आपको दिखता है। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है बेटा, जो येलो बॉडी होती है, जो येलो कलर की दिखती है, ये वैसे तो दो हार्मोन सिक्रीट करती है। एक सिक्रीट करती है प्रोजेस्टेरॉन और ज्यादा अमाउंट में वो प्रोजेस्टेरॉन ही सिक्रीट करती है। प्रोजेस्टेरॉन मेनली ऑल्सो बेटा सम अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन, ऑल्सो सम अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन। मेन उसका क्या काम है? प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करना, बट कुछ अमाउंट में ये क्या सिक्रीट कर सकती है बेटा? ईस्ट्रोजन भी सिक्रीट कर सकती है। अब मेरे को आप बताओ बेटा, अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें ईस्ट्रोजन को सिक्रीट करने वाले कितने स्ट्रक्चर्स आपने देखे? ईस्ट्रोजन को सिक्रीट करने वाले कितने स्ट्रक्चर्स आपने देखे? ईस्ट्रोजन आपके फॉलिकल्स भी सिक्रीट कर सकते हैं, ईस्ट्रोजन आपका बेटा कॉर्पस ल्यूटियम भी सिक्रीट कर सकता है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करने वाला कौन सा स्ट्रक्चर देखा? सिर्फ और सिर्फ कॉर्पस ल्यूटियम। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी। अब बेटा लास्ट में आपको हार्मोनल कंट्रोल बताने वाली हूं, फिर मैं एक बार इसका जिस्ट दे दूंगी, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसको अप्लाई करेंगे। जो अभी पढ़ा इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल में अप्लाई करके देखेंगे कि कैसा फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या आपको बताया बेटा? मेनली प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। एक लास्ट जो चीज आपको याद रखनी है, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, जब इनका इंक्रीज्ड अमाउंट रहता है या इनकी प्रेजेंस रहती है तो ये इन हार्मोन्स को कभी बढ़ने नहीं देते, नेगेटिव फीडबैक देंगे। किसे बेटा? आई एम सो सॉरी। नेगेटिव फीडबैक देंगे बेटा किसको? GnRH, FSH एंड LH। इनकी प्रेजेंस में ये तीनों हार्मोन्स बेटा नेगेटिव रहते हैं। यानी जब जब आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन दिखेंगे कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होते हुए, इनकी प्रेजेंस में FSH भी कम हो जाएगा, GnRH भी कम हो जाएगा, LH भी कम हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया भी ना कि सिर्फ एक ही वक्त ऐसा होता है बेटा ओव्यूलेशन के वक्त में जहां ईस्ट्रोजन का जो प्रेजेंस होता है वो पॉजिटिव फीडबैक दे रहा होता है FSH, LH और GnRH को। रेस्ट ऑफ द साइकिल में कहीं ईस्ट्रोजन दिखे या ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दिखे तो उनकी प्रेजेंस में कभी भी GnRH, FSH, LH नहीं बढ़ेंगे। दैट्स इट, दिस इज द बेटा हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक्चुअल में मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो आधार है ना वो ये हार्मोन्स है, आधार यही हार्मोन्स है, बेस यही हार्मोन्स है, बाकी साइकिल तो अभी हमें पढ़नी है। एक बार इसका बेटा जिस्ट देती हूँ और फिर हम स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को, जो एनसीईआरटी में वो ग्राफ बनाया हुआ है, फिर उसके पॉइंट्स हम लिख लेंगे। ठीक है, देखो
हमने सबसे पहले देखा कि हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे पहले हम देखते हैं हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है। अपने अपने नोट्स में बेटा चेक करो जो तुमने अभी बनाए। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन आपके पिट्यूटरी पर एक्ट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन्स बना रहा है, एफएसएच एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम है फॉलिकल्स की स्टिमुलेशन कराना, फॉलिकल्स की ग्रोथ कराना एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से ग्राफियन फॉलिकल। फॉलिकल्स की ग्रोथ होती है तो फॉलिकल्स का मतलब होता है ग्रैन्युलोसा सेल्स। ग्रैन्युलोसा सेल्स पर जब आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करता है तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के एक्शन पर ये बनाती है ईस्ट्रोजन। यानी कि फॉलिकल्स बड़े होंगे तो ईस्ट्रोजन का अमाउंट बेटा बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे फॉलिकल्स बड़े होंगे ईस्ट्रोजन बढ़ता जाएगा। सबसे मैच्योर फॉलिकल जो होता है ग्राफियन फॉलिकल, जहां पे भी साइकिल में आपको ग्राफियन फॉलिकल दिखेगा उसी जगह पे साइकिल में आपको हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन भी दिखेगा। फिर मैंने आपको बताया बेटा ईस्ट्रोजन जो होता है उस अगर साइकिल में सिर्फ और सिर्फ ओव्यूलेशन के वक्त में ईस्ट्रोजन की प्रेजेंस में भी एफएसएच, एलएच, जीएनआरएच पीक पर होते हैं, बढ़ते रहते हैं। सिर्फ एक इकलौता वक्त ओव्यूलेशन के वक्त में ईस्ट्रोजन ज्यादा तो ये तीनों हार्मोन्स भी ज्यादा। रेस्ट ऑफ द साइकिल में अगर आपके पास कहीं पे भी ईस्ट्रोजन है या ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन में है तो इनकी प्रेजेंस में एफएसएच भी कम, जीएनआरएच भी कम और एलएच भी कम होंगे। फिर मैंने आपको बताया जो सबसे मैच्योर फॉलिकल है ग्राफियन फॉलिकल, उसके ऊपर बेटा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट करता है तो उसको तोड़ देता है, ओव्यूलेशन कॉज करता है और बची कुची बॉडी कॉर्पस ल्यूटियम बनाती है। कॉर्पस ल्यूटियम आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि मैम कॉर्पस ल्यूटियम से दो हार्मोन्स बनते हैं, एक मेनली प्रोजेस्टेरोन और कुछ अमाउंट में ईस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, आप आगे देखोगे कि ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के काम में आता है। ऑफ कोर्स ये दोनों हार्मोन का कॉम्बिनेशन भी इनको साइकिल में कभी बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, इसको नोट करो। अब बेटा हम बनाने जा रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की साइकिल। अब इसको बनाने के लिए आप कॉपी को लैंडस्केप में कन्वर्ट कर लो। इसको बनाने के लिए आप कॉपी को लैंडस्केप में बेटा कन्वर्ट कर लो। ठीक है, इसको बनाने के लिए कॉपी को थोड़ा लैंडस्केप में कन्वर्ट कर लो मेरे बच्चों। एक एक चीज समझते जाएंगे और बनाते जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसको बनाने से पहले भी मैं एक और चीज बता देती हूँ आपको। बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो जगह पे सबसे ज्यादा फीमेल के एक्टिविटीज चल रही होती है। एक हम बात करेंगे किसकी बेटा, ओवरी की, और एक हम बात करेंगे बेटा किसकी, यूट्रस की। मैंने क्या बोला बेटा, दो जगह पे चेंजेस चल रहे होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल जब भी होती है। कुछ चेंजेस ओवरी में हो रहे होते हैं, कुछ चेंजेस यूट्रस में फीमेल के होते हैं। मैं एक और बता देती हूँ, ये भी फ्लोचार्ट बता देती हूँ ना तो बच्चों को थोड़ा इजी लगता है साइकिल समझना। इवेंट्स इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो दो जगह पे बेटा चेंजेस चल रहे होते हैं जैसे कि मैंने आपसे कहा। एक चल रहा है आपके फीमेल के यूट्रस में, एक चल रहा है फीमेल के ओवरी में। एक को बोलते हैं यूटेराइन इवेंट, एक को बोलते हैं ओवेरियन इवेंट्स। यूटेराइन इवेंट्स, फिर बेटा बहुत बोर्ड को मौत आ रही है। और एक चल रहा है ओवेरियन इवेंट्स। पहले मैं इन इवेंट्स के नाम लिख देती हूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ कि इनके नाम ऐसे क्यों पड़े। मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, सिक्रीटरी फेज। ओवेरियन इवेंट्स में सबसे पहले चल रहा है फॉलिक्यूलर फेज, फिर चल रहा है ओव्यूलेटरी फेज, और फिर चल रहा है ल्यूटियल फेज। इन सारे फेजेस के नाम का बेटा सिग्निफिकेंस है। आप इन फेजेस को ऐसा ही क्यों बोलते हैं और अभी मैं ग्राफ में भी आपको दिखाऊंगी। मैंने तीन फेजेस के नाम, वैसे एनसीईआरटी में ओव्यूलेटरी फेज ग्राफ में मेंशन नहीं किया हुआ, बट ऑफ कोर्स थ्योरी में मेंशन किया हुआ और होता भी है। तो मैंने बेटा तीन इवेंट्स में साइड हो जाती हूँ, तब तक आप लिखो, मैं साइड में होके आपको समझाती हूँ। मैंने बेटा तीन फेजेस लिखे हुए हैं, कुछ यूट्रस के फेजेस लिखे हुए हैं, कुछ आपके ओवरी के फेजेस लिखे हुए हैं।
यूटराइन इवेंट्स को मैंने डिवाइड किया 3 पार्ट्स में। मेंस्ट्रुअल फेज, ये वो फेज होता है बेटा जब यूट्रस में, आप लिखते जाओ और सुनते भी जाओ, ठीक है। ये वो फेज होता है बेटा यूट्रस में जिस वक्त में, मेंस्ट्रुअल फेज का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जिस वक्त में यूट्रस की वॉल टूट रही होती है और ब्लीडिंग हो रही होती है, वो फेज कहलाता है बेटा मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। दूसरा फेज मैंने लिख के रखा है बेटा प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है बनना या बढ़ना या किसी चीज का बनना, बेसिकली प्रोलिफरेशन मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। ये वो फेज होता है, आप आगे बेटा डायग्राम में भी देखोगे, ये वो फेज होता है बेटा जिस फेज में आपके यूट्रस की वॉल बन रही होती है। और तीसरा फेज जो मैंने लिख के रखा है मेरे बच्चों, सीक्रेटरी फेज, आप आगे जाके देखोगे, ये वो फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का जिस वक्त में यूट्रस की वॉल में कुछ ग्लैंड्स बन जाते हैं और उन ग्लैंड्स में क्या होता है, उस ग्लैंड से क्या होता है, उस ग्लैंड से सिक्रीशन हो रहा होता है, ठीक है। सो दीज आर दी 3 फेजेस दैट यू सी इन द यूटेराइन इवेंट्स। इन द सेम वे जो आप फॉलिकुलर फेज देख रहे हो और ओव्यूलेटरी फेज देख रहे हो और ल्यूटियल फेज देख रहे हो, ये कहां देख रहे हो, दिस यू आर सीइंग इन द ओवेरियन इवेंट्स। अब ओवेरियन इवेंट्स का बेटा फॉलिकुलर फेज क्यों कहला रहा है, आप देखोगे ये वो टाइम पीरियड है जब ओवरी में फॉलिकल्स की ग्रोथ हो रही होती है। आप डायग्राम के थ्रू बेटर समझ पाओगे, मैं डायग्राम में जब दिखाऊंगी, जब फॉलिकल्स की ग्रोथ हो रही होती है ओवरी में, वो फेज जिस टाइम पीरियड पे ओव्यूलेशन हो रहा होता है उस फेज को आप बोलते हो ओव्यूलेट। इनकी डेफिनेशन नहीं लिखनी है बेटा, सिर्फ सुनना है, क्योंकि नाम से तो इसके बारे में समझ में आ ही रहा है आपको। और ल्यूटियल फेज बेटा वो फेज होता है जिस वक्त में कॉर्पस ल्यूटियम बनता है ओवरी के अंदर। तो इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। मेरे कान ना इस माइक से बेटा इतने दुखते हैं कि मैं क्या बताऊं, ठीक है। यस, तो एक बारी लेट मी टेल यू अगेन बेटा, कमिंग बैक टू दिस डायग्राम। इस डायग्राम में हमें काफी सारी चीजें बनानी है, इसलिए आप लैंडस्केप फॉर्म में बनाएंगे। सबसे पहले ना इसमें मैं उन फेजेस को लिख देना चाहती हूँ जो मैंने यूटेराइन इवेंट्स बताए, यूटेराइन फेजेस बताए हुए हैं और ओवेरियन फेजेस बताए हुए हैं, इनको मैं जरा लिख देती हूँ। एक सेकेंड देना बेटा। यस, इनको जरा मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ। तो इधर हम लिखने जा रहे हैं मेरे बच्चों यूटेराइन इवेंट्स और इधर हम लिखने वाले हैं ओवेरियन इवेंट्स, ठीक है। तो यहां मैं सबसे पहले लिखना चाहूंगी मेरे बच्चों चलो ग्रीन कलर से लिखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड रहेगा, मेंस्ट्रुअल फेज। और अच्छा, मैं फीमेल, देखो बेटा एक चीज तो बताना भूल गई, यहां पे मैं एक्स एक्सिस में लिख रही हूं नंबर ऑफ डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब एक फीमेल टू फीमेल नंबर ऑफ डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल वेरी कर सकती है। किसी में साइकिल जो होती है बेटा वो 28 दिन की होती है, मतलब फर्स्ट ब्लीडिंग से अगले वापस ब्लीडिंग तक, ये कंप्लीट एक साइकिल है ना बेटा। इसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, यही तो मेंस्ट्रुअल साइकिल है कि फर्स्ट ब्लीडिंग से अगली ब्लीडिंग तक क्या क्या हो रहा है फीमेल की बॉडी के अंदर। तो मैंने क्या बोला बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो नंबर ऑफ डेज है ये फीमेल टू फीमेल वेरी कर सकता है। किसी फीमेल में 28 दिन की साइकिल है, किसी में 30 दिन की साइकिल है, किसी में 25 दिन की साइकिल है, किसी में 34 दिन की साइकिल है। लेकिन अगर हम एवरेज बेटा एक स्टैंडर्ड वैल्यू कैलकुलेट कर मतलब कंसिडर करें तो हम 28 दिन की साइकिल मान रहे हैं। अगर मैं 28 दिन की साइकिल मान रही हूँ तो मैं सपोज बेटा ये 1 से स्टार्ट कर रही हूँ, ये बीच में कहीं 14 डेज होगा मतलब बेटा होगा, और यहाँ कहीं 28 दिन होगा। मैं इस हिसाब से साइकिल को मानते हुए चल रही हूँ, इसी के हिसाब से हम समझेंगे। बाकी तो बेटा ऑफ कोर्स यही चीज सबके लिए सेम होगी। ओव्यूलेशन का डे चेंज हो जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने मेंस्ट्रुअल फेज लिख के रखा है बेटा यूट्रस का। फिर मैंने यहाँ पे लिखा, उसके बाद होती है यूट्रस के अंदर बेटा प्रोलिफरेटिव फेज, जब यूट्रस की वॉल वापस से बनने लगती है, पहले टूटती है फिर बनती है। पहले बेटा सब टूटते हैं और फिर बनते हैं बेटा, ये तो जीवन का आधार है। पहले टूटना, बिखर जाना और फिर वापस से बेटा समेटना और आगे बढ़ते जाना, इसी तरीके से तो जीवन चलता है। ये जीवन ही तो है बेटा, ये हमारी लाइफ ही है तो है ना। वॉल बन रही है, टूट रही है, बन रही है, टूट रही है। बताती हूँ कैसे कैसे होता है। और लास्ट फेज यूट्रस का आपने क्या लिख के रखा था बेटा, सीक्रेटरी फेज, जिस वक्त में यूट्रस में ग्लैंड्स बन जाते हैं जो यूट्रस के लिए बहुत जरूरी है, आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उनमें से कुछ सिक्रीशंस होते हैं जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं। फिर मैं ओवेरियन इवेंट्स लिखती हूँ बेटा। फिर ओवेरियन इवेंट्स में आप लिखते हो क्या, ऐसे करके आप लिख सकते हो फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज एक्चुअल में बेटा अगर आप देखोगे ना, एनसीईआरटी क्योंकि पूछती है, फॉलिक्यूलर फेज ना इसके साथ में ओवरलैप कर रही होती है, एक्चुअल में मेंस्ट्रुअल फेज के साथ नहीं। तो मैंने तो पूरा लिख दिया है, बट एक्चुअल में जब यूट्रस के अंदर बेटा फॉलिक्यूलर फेज, यूट्रस के अंदर जब प्रोलिफरेटिव फेज चल रहा होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछेंगे और एनसीईआरटी ने ऐसे अलग करके नहीं दिया हुआ है। एनसीईआरटी ने प्रोलिफरेटिव फेज के ब्रैकेट में या फिर फॉलिक्यूलर फेज के ब्रैकेट में प्रोलिफरेटिव फेज लिखा हुआ है।
मैं आपको यहीं पे दिखा देती हूँ, उन्होंने अलग से बेटा इवेंट्स को ना डिफरेंशिएट नहीं किया है। ये देखो फॉलिकुलर फेज के ब्रैकेट में प्रोलिफरेटिव फेज लिख दिया है। मेरी बात समझ पा रहे हो मेरे बच्चों? और यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन लिख दिया है। भाई मेंस्ट्रुएशन जो होती है वो यूट्रस में हो रही होती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यूट्रस की बॉल टूटती है, ओवरी में थोड़ी होती है। यहाँ एक यूटेराइन इवेंट लिखा है, फिर ओवेरियन इवेंट लिखा है, फिर ओवेरियन इवेंट लिखा है। मेरी बात समझ रहे हो? बट इन्होंने मेंशन तो किया हुआ है बेटा, तो एनसीईआरटी इनकम्प्लीट तरीके से देती है, बट सवाल जब पूछती है तो कहीं इनकम्प्लीट नहीं होता बेटा। तो मैंने क्या बोला बेटा, जिस वक्त में यूट्रस की प्रोलिफरेटिव फेज चल रही होती है उस वक्त में तुम ओवरी में देखोगे कि फॉलिकुलर फेज चल रहा होता है। कैसे क्या सब बता रही हूं। इन द सेम वे जिस वक्त में यूट्रस में ग्लैंड्स बन रहे होते हैं, यूट्रस की कौन सी इवेंट चल रही होती है, सिक्रेटरी फेज चल रहा होता है, उस वक्त में बेटा ओवरी में कौन सा फेज चल रहा होता है, उस वक्त में बेटा ओवरी में चल रहा होता है ल्यूटियल फेज। यानी कि अगर मैं पूछूं ल्यूटियल फेज जो ओवरी का है वो किससे ओवरलैप करता है यूट्रस के, तो आप बोलोगे कि मैम इट ओवरलैप्स विद द सिक्रेटरी फेज ऑफ यूटेराइन इवेंट। यहां तक मामला क्लियर है बेटा। अब देखो एनसीईआरटी ने हॉर्मोन्स दिखाए हुए हैं, कुछ पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स दिखाए हुए हैं, कुछ ओवरी के हॉर्मोन्स। ओवरी के हॉर्मोन्स का क्या मतलब है? ओवरी से कौन से हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं? ओवरी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनसे बनने वाले हॉर्मोन्स। ओवरी के अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स है? एक बार अपना डायग्राम खोलो, अपना डायग्राम खोलो, सेक्शन ऑफ ओवरी। ओवरी में कौन से स्ट्रक्चर्स है जो हार्मोन बना रहे हैं? अभी हार्मोनल कंट्रोल में भी तुमने पढ़ा। तुमने एक तो बेटा मेरे को कोई पानी नहीं देके जाता ना, एक बारी यार पानी भिजवा दो कोई प्लीज। कहाँ गए भैया? नहीं गर्म पानी। यार मैं इनको बोलती हूँ कि प्लीज बोल दे उनको, बट कोई बोलता ही नहीं है। हाँ तो मैंने क्या बोला बेटा, एक तो मैं पानी के लिए बेटा तरस जाती हूँ, मैं क्या बताऊं। हाँ तो व्हाट आई वाज सेइंग कि वो डायग्राम खोलो। ओवरी के अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स है बेटा? ओवरी के अंदर फॉलिकल्स हैं, ओवरी के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या हार्मोन बनाता है? प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। फॉलिकल्स क्या बनाते हैं? ईस्ट्रोजन बनाते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो ओवरी के हार्मोन्स क्या है? ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है। तो एक जगह पे तुम्हें ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के चेंजेस दिखाए होंगे, एक जगह पे तुम्हें यूट्रस के चेंजेस यहाँ पे दिखाए होंगे, एक जगह पे तुम्हें ओवरी में फॉलिकल्स और कॉर्पस लूटियम का बनना दिखाया होगा, और एक जगह पे तुम्हें पिट्यूटरी के हार्मोन्स दिखाए हुए हैं। पिट्यूटरी के कौन से दो हार्मोन्स है? अभी तुम उस फ्लो चार्ट को खोलो, पिट्यूटरी के दो हार्मोन्स दिखाए हुए हैं, एफएसएच और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब मैं तुम्हें पहले यहां से दिखाती हूँ, फिर मैं तुम्हें बनवाती हूँ। ये देखो बेटा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बेटा पिट्यूटरी के हार्मोन्स में कब कब क्या क्या चेंजेस हो रहे होते हैं इन फेजेस के दौरान, ये दिखाया हुआ है। ओवरी के इवेंट्स दिखाए हुए हैं कि फॉलिकल्स कैसे कैसे ग्रो करते हैं, कैसे कैसे कॉर्पस लूटियम बनता है, कैसे कैसे कॉर्पस लूटियम से हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं। फिर बेटा ओवरी के हार्मोन्स दिखाए हुए हैं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, कब कब क्या क्या चेंजेस हो रहे होते हैं। क्या सबको समझ में आ रही है बात बेटा? इस तरीके से ग्राफ बनेगा, तो इसको ध्यान में रखते हुए करना, ठीक है। अब देखो बेटा, मैं सबसे पहले क्योंकि ये बेटा साइकिल है, तो साइकिल को आप कहीं से भी चालू कर सकते हो। साइकिल को तुम एंड से भी शुरू कर सकते हो, तुम साइकिल को स्टार्टिंग से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये बिल्कुल एक गोल गोल एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब बेटा बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। साइकिल के स्टार्टिंग में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्टिंग में यूट्रस में क्या होती है? ब्लीडिंग। यूट्रस की वॉल टूट रही होती है, जिसको तुम ब्लीडिंग फेज बोल रहे हो। ये मैं क्या दिखा रही हूं बेटा? कि ब्लीडिंग हो रही है, फीमेल की यूट्रस की वॉल टूट रही होती है। मैं सारे कॉन्सेप्ट को पहले बताती हूँ, फिर बेटा लिखवाती हूँ। फोकस सिर्फ समझने में होना चाहिए, नोट्स छापने के लिए नहीं बेटा। नोट्स में लिखवा दूंगी तुम्हें, अभी फोकस सिर्फ समझने में करना। मैंने क्या बोला बेटा? सबसे पहले मैंने शुरू किया कि भाई फीमेल की यूट्रस की वॉल टूट रही है, एक नई साइकिल है जिसमें फीमेल की यूट्रस की वॉल टूट रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? पहले कॉन्सेप्ट समझना, क्यों हो रहा है मैम ऐसा कि यूट्रस की वॉल टूट रही है? यूट्रस की कौन सी वॉल टूटती है? एंडोमेट्रियम। ये अभी हमें, ये तो हमें पता ही है ना बेटा कि एंडोमेट्रियल वॉल टूटती है। एंडोमेट्रियम में सबसे ज्यादा चेंजेस होते हैं। जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था। तो एंडोमेट्रियम टूट क्यों रही होती है? अब ये टूटती क्यों है, ये पिछले साइकिल से समझ में आएगा। तो बेटा हमारी बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर एंडोमेट्रियम हर महीने बनता रहता है और प्रेगनेंसी का वेट करता है कि अब प्रेगनेंसी होगी, अब प्रेगनेंसी होगी, अब जाके बेटा मेरे साथ में डेवलपिंग एग जो है, ब्लास्टोसिस जो है इम्प्लांट करेगा, जुड़ेगा। वो उस बॉडी उसका वेट कर रही होती है। इसीलिए हर महीने बॉडी क्या करती है बेटा? यूट्रस जो होती है एंडोमेट्रियम को बनाती रहती है, बनाती रहती है, बनाती रहती है, वेट करती है कि अब जाके बेटा इम्प्लांटेशन होगा, अब जाके इम्प्लांटेशन होगा। लेकिन जब तक इम्प्लांटेशन नहीं होता है तब तक तो बॉडी डिसअपॉइंट होगी, है कि नहीं?
तो समझो बेटा मैं पिछले साइकिल की बात कर रही हूँ। तो पिछले साइकिल में इस पूरे दौरान 28 दिन तक बेटा आपके यहां से लेके यहां तक आप देखोगे कि आपकी एंडोमेट्रियम तगड़ी बनी हुई थी। और इसको बनाने के लिए ना बेटा 2 हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सिर्फ सुनना ध्यान से, इसको बनाने के लिए 2 हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बना के इसको मेंटेन करते हैं, दीवार बनाते हैं, जिस दीवार में जिस वॉल में आके आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो चिपकेगा। ठीक है, तो कौन से 2 हार्मोन्स बेटा इसको बनाते हैं? प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। तो बेटा थ्रू आउट द एंड ऑफ द साइकिल आपके हार्मोन्स ने प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉर्पस ल्यूटियम जो सिक्रीट कर रहा था उसने उसको बनाया मेंटेन करने के लिए, मेंटेन करके रखा कि भाई अब एम्ब्रियो अब स्पर्म आएगा बॉडी के अंदर, अब स्पर्म आएगा बॉडी के अंदर, अब होगी फर्टिलाइजेशन, अब जाइगोट बनेगा, अब बेटा ब्लास्टोसिस्ट बनेगा और अब प्रेगनेंसी हो जाएगी। बट ऐसा अगर नहीं होता, अगर स्पर्म बॉडी में नहीं आता, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती, तो बेटा मैं 28 दिन की साइकिल क्योंकि मान रही हूं, तो इसके अकॉर्डिंग 28 दिन तक हमारी बॉडी ने वेट किया, एंडोमेट्रियम को बनाए रखा था, प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन बहुत हाई अमाउंट में थे, लेकिन अब प्रेगनेंसी हुई नहीं, स्पर्म तो आया नहीं, बॉडी डिसअपॉइंट हो गई। बॉडी के डिसअपॉइंट होने का मतलब ये होता है बेटा कि कॉर्पस ल्यूटियम, ये वाला स्ट्रक्चर जो किसको बना रहा था बेटा, ये कॉर्पस ल्यूटियम, ये जो किसको बना रहा था बेटा, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन को, जो आपके एंडोमेट्रियम को एक्चुअल में बनाते हैं और मेंटेन रखते हैं, आपके एंडोमेट्रियम को बनाते हैं, मेंटेन रखते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम साइकिल के एंड तक आते आते डेड हो जाता है, खत्म हो जाता है। रीजन क्या होता है ये बताऊंगी मैं अभी आपको, रीजन क्या होता है मैं अभी आपको बताती हूँ। पर अभी मैंने आपको क्या समझाया कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, बॉडी ने बहुत वेट किया, कॉर्पस ल्यूटियम ने बहुत हार्मोन बनाया, इन दोनों हार्मोन ने बेटा क्या किया, एंडोमेट्रियम को मेंटेन किया, एंडोमेट्रियम को मेंटेन किया। वैसे तो बेटा प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करती है, ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को बनाती है, इट फॉर्म्स एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम को बनाने का काम होता है ईस्ट्रोजन का, और प्रोजेस्टेरॉन का एक्चुअल काम होता है उसको मेंटेन करना। दोनों ने बेटा खूब मेंटेन किया, खूब वेट किया, पर प्रेगनेंसी हुई नहीं। तो प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये भाई साहब डिसअपॉइंट हो जाते हैं और साइकिल के एंड में आते आते ये खत्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। 28 दिन तक आके खत्म हो गया। अगर ये खत्म हो गए बेटा तो ये 2 हार्मोन्स भी खत्म हो जाएंगे। पहले मुझे ये बताओ यस और नो, खत्म हो जाएंगे? जब यही नहीं रहा तो ये दोनों भी तो खत्म हो जाएंगे। अगर ये दोनों खत्म हो गए तो बेटा ये क्या होंगे, ये दोनों खत्म हो गए तो इनका अमाउंट बढ़ने लगेगा, क्योंकि हमने ये पढ़ चुका है ऑलरेडी कि जब तक साइकिल में ये दोनों रहते हैं तो ये हार्मोन्स कभी नहीं बढ़ सकते। ना जीएनआरएच बढ़ सकता है, ना एफएसएच बढ़ सकता है, ना एलएच बढ़ सकता है। पढ़ा है कि नहीं बेटा? जब तक प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन रहेगा तब तक जीएनआरएच एफएसएच एलएच नहीं होगा, नेगेटिव फीडबैक। तो यानी कि इस चीज से, जिसको समझ नहीं आया रिवाइंड करके देखो, तो बेटा यानी कि अगर मैं साइकिल के एंड की बात करूं, जिस वक्त तक इस साइकिल में कॉर्पस ल्यूटियम रहता है, प्रोजेस्टेरॉन रहता है, ईस्ट्रोजन रहता है, उस वक्त तक आपको एफएसएच, एलएच और जीएनआरएच नहीं दिखते। बट जैसे ही साइकिल का एंड आया, जब कॉर्पस ल्यूटियम की हो गई डेथ, जब प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन हो गया खत्म, तो अब बेटा जीएनआरएच को, एफएसएच को और एलएच को कोई नेगेटिव फीडबैक देने वाला नहीं है। यानी कि अब बेटा नई साइकिल की शुरुआत होने वाली है। और बेटा जब प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन खत्म हो जाते हैं तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने वाला हार्मोन भी खत्म हो जाता है। और एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने वाला हार्मोन अगर खत्म हो गया तो एंडोमेट्रियम टूटने लगती है, और एंडोमेट्रियम जब टूटती है तो होने लगती है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। समझ में आ रही है मेरी बात? ये मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग क्यों हुई, सब पॉइंट्स को लिखेंगे, सब चीज को समराइज करेंगे, अभी आप सिर्फ सुनो। ये मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इसीलिए हुई क्योंकि पिछले साइकिल में पिछली बारी का जो कॉर्पस ल्यूटियम था उसकी डेथ हो गई, उसकी डेथ हो गई तो प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन खत्म हो गए। प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन खत्म हो गए तो भाई तुम्हारी दीवार को मेंटेन करने वाला हार्मोन गायब हो चुका है। अब तुम्हारी दीवार टूटेगी, और दीवार कौन सी है, एंडोमेट्रियम, वो टूटेगी तो फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्स्ट फेज ऑफ यूटेराइन इवेंट दिखेगा विच इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फेज। यहां तक क्लियर है बेटा? इसको लास्ट आते आते वापस से एक बार रिलेट कराऊंगी। अब हार्मोन को रिलेट करो, अब हार्मोन को रिलेट करो। यहां पे मैं कौन सा हार्मोन लिख रही हूं, पिट्यूटरी के हार्मोन। यहां मैं कौन से हार्मोन लिख रही हूं, पिट्यूटरी के एफएसएच और एलएच। इनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? देखो बेटा साइकिल के एंड तक तो बेटा पिट्यूटरी के हार्मोन्स काफी कम थे क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन बढ़े हुए थे। यहाँ पे आप देखोगे प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन का हाई अमाउंट रहता है जब तक कॉर्पस ल्यूटियम है, और वो जब तक बढ़े हुए रहते हैं एफएसएच एलएच बढ़ते नहीं है। अब एफएसएच एलएच ना बेटा धीरे धीरे बढ़ेंगे, एकदम से नहीं बढ़ता है। ये मैं दिखा रही हूँ आपको एफएसएच,
इसका एक नॉर्मल अमाउंट, पीक नहीं दिख रही है, ये सिर्फ बढ़ रहे हैं, ये सिर्फ बढ़ रहे हैं, ठीक है, पहले से बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं भाई? एफएसएच, ये एफएसएच दिखाई, ये ब्लू कलर से मैं एलएच दिखा रही हूँ। दिस हार्मोन इज बेटा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड दिस हार्मोन इज बेटा व्हाट? दिस इज एफएसएच। बढ़ने के लिए मुझे पीक दिखाने की, ऐसे पीक ये बढ़ना नहीं है, ये जब होता है इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा बढ़ना, पीक आ जाना, दिस इज पीक, ठीक है। अभी पीक नहीं आई है, अभी मैं बोल रही हूँ एलएच और एफएसएच बढ़ने चालू हुए हैं, थोड़े थोड़े बढ़ने चालू हुए हैं। अभी अभी मैंने इसका रीजन बताया, आप मुझे थोड़ा रीजन बताओ, तब तक मैं थोड़ा पानी पीती हूँ। आप मुझे रीजन बताओ कि क्यों बढ़ रहे हैं। और बेटा किसी व्यक्ति ने इस मौसम में भी एसी चला दिया है, हमें ये जैकेट पहनने की बेटा आवश्यकता आ चुकी है। क्यों बढ़ रहा है बेटा? क्यों बढ़ रहा है ये एफएसएच और एलएच? व्हाई दिस एफएसएच एंड एलएच इज इंक्रीजिंग? क्योंकि एफएसएच और एलएच को रोकने वाला जो हार्मोन था प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, अब वो साइकिल के स्टार्टिंग में तो है ही नहीं। साइकिल के स्टार्टिंग में कॉर्पस ल्यूटियम थोड़ी दिख रहा है। जब कॉर्पस ल्यूटियम नहीं है तो प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन नहीं है। जब प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन नहीं है तो वो इसको रोक ही नहीं सकते, तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा। रिलेट कर पा रहे हो? अब मुझे बताओ, जो हमने डायग्राम बनाया हुआ है हार्मोनल कंट्रोल में, वहां मुझे बताओ जिस वक्त में एफएसएच बढ़ता है तो क्या आपकी फॉलिकल्स की भी ग्रोथ दिखती है? क्या आपके ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी से टर्शरी बनेगा, बढ़ेगा कि नहीं? एब्सोल्युटली बढ़ेगा। देखो यहाँ पे मैं ओवेरियन इवेंट्स लिखती हूँ यहाँ। अब मैं डायग्राम नहीं बना रही हूँ, सिर्फ आपको समझा रही हूँ ओवेरियन इवेंट्स, सिर्फ आपको ये समझा रही हूँ कि साइकिल की स्टार्टिंग जब हो रही होती है तो ऑफ कोर्स धीरे धीरे एफएसएच एलएच बढ़ रहे हैं। एफएसएच एलएच क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि भाई अब कोई प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन नहीं है जो इनको कम कर सके। वो तो पहले था जब तक कॉर्पस ल्यूटियम था, अब कॉर्पस ल्यूटियम भी नहीं है, प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन नहीं है, तो इनको कम करने वाला हार्मोन नहीं है। ओवरी में फॉलिकल्स की ग्रोथ दिखेगी तुम्हें एफएसएच के प्रेजेंस में। यार प्राइमरी फॉलिकल ग्रो करेगा तो क्या बनेगा? सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल ग्रो करेगा, क्या बनेगा? टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल ग्रो करेगा तो सबसे मेच्योर फॉलिकल बेटा तुम्हें दिखने लगेगा विद वेल डेवलप्ड एंट्रम, जिसके अंदर सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है। दैट फॉलिकल इज कॉल्ड एज बेटा ग्राफियन फॉलिकल। दिखेगा कि नहीं? यस और नो? दिखेगा कि नहीं मेरे बच्चों? दिस इज द मोस्ट मेच्योर फॉलिकल विच इज कॉल्ड एज ग्राफियन फॉलिकल, विच इज कॉल्ड एज ग्राफियन फॉलिकल। सबसे मेच्योर फॉलिकल दिखने लगेगा। आप बोलोगे यस मैम, यस मैम। ये बात समझ आ रही है? इनको किसने बढ़ाया बेटा? इनके ऊपर किसने एक्ट किया? इनके ऊपर किसने एक्ट किया जो इनका स्ट्रक्चर में ग्रोथ हुई? दैट हार्मोन वाज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। प्राइमरी फॉलिकल के ग्रैनुलोसा सेल्स पर, सेकेंडरी के ग्रैनुलोसा सेल्स पर, टर्शरी के ग्रैनुलोसा सेल्स पर, फिर ग्राफियन फॉलिकल। ये बात सबको समझ में आ रही है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल को स्टिमुलेट करा रहे, फॉलिकल की ग्रोथ करा रहे। एब्सोल्युटली। अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको ओवरी के कुछ हार्मोन्स बताए, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बताए कि नहीं? बताए ना बेटा? अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं मेरे बच्चों ओवेरियन हार्मोन्स, इनका क्या हाल होगा? तो क्या बेटा मैं कह सकती हूं, अब मैं पिछले साइकिल की बात नहीं कर रही हूं, आपने देखा था, इस डायग्राम को खोलो, इसीलिए हार्मोनल कंट्रोल पहले पढ़ाया जाता है। आपने देखा था ईस्ट्रोजन को बनाने के लिए दो स्ट्रक्चर्स रिस्पॉन्सिबल है। ईस्ट्रोजन को आपके फॉलिकल्स भी बना सकते हैं, ईस्ट्रोजन आपके ग्रैनुलोसा सेल से भी सिक्रीट होता है, और ईस्ट्रोजन मैम आपके कॉर्पस ल्यूटियम से भी सिक्रीट होता है। अब यहां तो कॉर्पस ल्यूटियम है नहीं बेटा, यहां तो कोई कॉर्पस ल्यूटियम नहीं है, कॉर्पस ल्यूटियम तो लास्ट में बनता है, बताऊंगी। यहां पे तो लेकिन फॉलिकल्स के ग्रैनुलोसा सेल्स तुम्हें दिख रहे हैं, तो तुम बेटा देखोगे क्योंकि ग्रैनुलोसा सेल्स हैं तो ग्रैनुलोसा सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? ईस्ट्रोजन। तुम देखोगे कि ईस्ट्रोजन का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे ये बढ़ ही रहा है बेटा, कोई पीक नहीं है। आपको पता है पीक कब आती है? ईस्ट्रोजन को हाईएस्ट जो सिक्रीट करने वाला स्ट्रक्चर है ग्राफियन फॉलिकल, उसकी प्रेजेंस में ईस्ट्रोजन की पीक आती है। भाई जब तक प्राइमरी फॉलिकल है ईस्ट्रोजन धीरे बढ़ रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज ईस्ट्रोजन, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये मैं दिखा रही हूं कि ये प्रेजेंट है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, अभी पीक नहीं आई है। पीक तब आएगी बेटा जब सबसे मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। सबसे मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल हाईएस्ट ईस्ट्रोजन सिक्रीट करता है, ठीक है। जैसे ही आप देखोगे, अब मैं ये 14th डे को ना बेटा यहाँ पे वो कर रही हूँ, एक लाइन डाल रही हूँ,
14th डे पे एक लाइन डाल रही हूं, ठीक है। जिस वक्त में बेटा आपको सबसे मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल दिखता है वो सबसे हाईएस्ट अमाउंट में बेटा ईस्ट्रोजन सिक्रीट करता है। वैसे तो बेटा आपको एक बात बताऊं, ईस्ट्रोजन की पीक आपकी एनसीईआरटी में 14th डे पे दिखाई हुई है, बट वो एक्चुअल में 13th डे पे होनी चाहिए। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये क्या है, दिस इज द 14th डे आई गेस, इन्होंने 14th डे पे पीक दिखाई है, पर 14th डे पे एक्चुअल में नहीं होती है, 13th डे पे होती है, बट जो एनसीईआरटी ने दिखाया बेटा हमें वही पढ़ना है। 28 डे की साइकिल के अकॉर्डिंग 14th डे है। हर साइकिल के अकॉर्डिंग डिफरेंट डे पे कैलकुलेशन होगी, वो मैं आपको समझाऊंगी, वो मैं आपको सिखाऊंगी। यार ये माइक कहाँ अटक रहा है। हाँ, तो मैंने क्या बोला बेटा, जिस वक्त सबसे मेच्योर फॉलिकल बन गई विच इज अराउंड 14th डे इन केस ऑफ 28 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसने बेटा 14th डे पे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन को सिक्रीट किया। मैं भी 14th डे पे ही पीक दिखा देती हूँ। ये पीक किसकी वजह से आई है बेटा ईस्ट्रोजन की, ये ईस्ट्रोजन की पीक आई है ग्राफियन फॉलिकल की वजह से। ये ईस्ट्रोजन की पीक किसकी वजह से आई है बेटा, ग्राफियन फॉलिकल की वजह से। रिलेट कर पा रहे हैं सारे बच्चे, रिलेट कर पा रहे हैं सारे बच्चे। ग्राफियन फॉलिकल की वजह से ईस्ट्रोजन की पीक आई है विच इज अराउंड दी 14th डे। अब आप मुझे बताओ, इस वक्त में मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया हुआ है, हाई अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन gives positive feedback to LH, FSH, GnRH या फिर negative feedback to GnRH, FSH, LH। आपको मैंने बताया है कि ईस्ट्रोजन का पीक या ईस्ट्रोजन का हाई अमाउंट एक ही वक्त ऐसा होता है जब ईस्ट्रोजन भी हाई तो FSH भी हाई, LH भी हाई, GnRH भी हाई। वो होता है ओव्यूलेशन का वक्त, यानी ये वक्त। ईस्ट्रोजन की पीक क्यों मिली, ग्राफियन फॉलिकल की वजह से मिली। ग्राफियन फॉलिकल क्यों बना, FSH के वजह से बना, जिसने ग्रैनुलोसा सेल्स पर एक्ट किया था तो ईस्ट्रोजन बनाया था। अब तुम देखोगे ईस्ट्रोजन की पीक मिलते ही तुम्हें इनकी भी पीक मिलेगी। ईस्ट्रोजन की पीक मिलते ही तुम्हें LH की भी पीक मिली, LH की ज्यादा बड़ी पीक मिलती है, और FSH की भी पीक मिलती है, बट FSH की थोड़ी छोटी पीक मिलती है। दिखा तुम्हें, ये दोनों की पीक क्यों आई, इसके पॉजिटिव फीडबैक की वजह से। ग्राफ में ऐसा ही बनाया था मेरे बच्चों, ग्राफ में ऐसा ही बनाया था कि इसकी पीक इन दोनों की पीक के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, ऑफ कोर्स पॉजिटिव फीडबैक देगी। दिस इज कॉल्ड एज बेटा LH सर्ज। सर्ज का मतलब होता है बेटा पीक, सर्ज का मतलब होता है पीक, और ऑफ कोर्स FSH की भी पीक आएगी। एक ना बेटा मेरे ये माइक कहीं ना कहीं फंस रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। हाँ, LH का भी सर्ज आया, और बेटा किसका सर्ज आया, FSH का भी सर्ज आया। FSH की भी पीक आई, LH की भी पीक आई और FSH की भी पीक आई। और इन दोनों की पीक के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, ये ईस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल था। पहले इसको बेटा समझो, इसको उस हार्मोन वाले पीछे वाले डायग्राम से कंपेयर करो कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबको समझ में आ रहा है बेटा कि क्या हो रहा है। अब मुझे ये बताओ बेटा, अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की पीक आ गई तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या काम होता है, अगेन उसी बेटा फ्लो चार्ट से देखो। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किस पर एक्ट करता है, ग्राफियन फॉलिकल पर। क्या करवाता है, ओव्यूलेशन। क्या करवाता है, ग्राफियन फॉलिकल की रप्चर। और रप्चरिंग से क्या बनता है मेरे बच्चों, कॉर्पस ल्यूटियम। ईस्ट्रोजन की पीक आई, उसने 14th डे पे ही FSH को बढ़ाया 14th डे अकॉर्डिंग टू 28 डेज ऑफ साइकिल। ईस्ट्रोजन की पीक, उसकी वजह से इन दोनों की पीक। LH जहां बढ़ा, LH ने इस ग्राफियन फॉलिकल पर एक्ट किया और इसको कर दिया बेटा रप्चर, इसको कर दिया बेटा रप्चर। रप्चर का मतलब तोड़ना, इससे हो गया बेटा ओव्यूलेशन। टूटेगा तो सेकेंडरी oocyte तो रिलीज होगा ना, तो हो गया ओव्यूलेशन। लेकिन जो ग्राफियन फॉलिकल का बचा कुचा स्ट्रक्चर है वो क्या बनाएगा मेरे बच्चे, येलोइश बॉडी कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। जो बची कुची बॉडी है वो क्या बना रही है मेरे बच्चों, कॉर्पस ल्यूटियम। समझ आ रही है मेरी बात, क्या समझ आ रही है मेरी बात, कॉर्पस ल्यूटियम। अब मुझे बताओ, अब देखो मैं हार्मोन्स को आगे कैसे कंटिन्यू करूंगी वो आप बताएंगे। LH का आगे क्या होगा, FSH का आगे क्या होगा कालिए, कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन बनाएगा कालिए, और ईस्ट्रोजन का आगे क्या होगा। और प्रोजेस्टेरॉन तो मैंने बनाया नहीं है। प्रोजेस्टेरॉन देखो पूरे साइकिल में अभी तक बेटा ठंडा था, बिल्कुल नीचे 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 नीचे, बढ़ ही नहीं रहा है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ ही नहीं रहा है। प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करने वाला अभी कोई आया नहीं है, प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करने वाला अभी कोई आया नहीं है। अब प्रोजेस्टेरॉन कैसे बढ़ेगा ये मैं आपको बताती हूँ, कैसे बढ़ेगा आप बताओ। अब कॉर्पस ल्यूटियम बन चुका है, किसकी प्रेजेंस में बना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की प्रेजेंस में।
क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कराया, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया, तभी तो बेटा क्या बना, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम कौन से दो हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन, मेनली प्रोजेस्टेरॉन। आपको अराउंड बेटा आई थिंक 22nd डे पे, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेती हूं, अराउंड, हाँ 22nd डे दिख रहा है ना, अराउंड आपको बेटा साइकिल में 22nd डे पे प्रोजेस्टेरॉन की पीक मिलती है। यहां पे बनाऊं, अराउंड 22nd डे जब होता है बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल का, आई थिंक थोड़ा और दूर बना देती हूँ, 22वें दिन पे आपको जब ऑफकोर्स कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, फिर ये भी तो बड़ा होता है ना बेटा, पहले छोटा बना फिर ये थोड़ा बड़ा बनेगा। कॉर्पस ल्यूटियम की भी तो ग्रोथ होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की प्रेजेंस में। कॉर्पस ल्यूटियम बेटा पहले तो बढ़ रहा होता है, थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है, अगर प्रेगनेंसी हो जाती है फिर तो ये मेंटेन रहता है, प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है, क्यों मेंटेन रहता है, वो तो मैं अभी आपको बता रही हूँ। बना कैसे ये समझ में आ गया, इसने दो हार्मोन्स को बनाया, मेनली प्रोजेस्टेरॉन, सम अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन। तो मेनली प्रोजेस्टेरॉन में एक ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की पीक दिखेगी 22nd डे पे, इस तरीके से 22nd डे पे एक प्रोजेस्टेरॉन की पीक दिखी। फिर प्रोजेस्टेरॉन वैसा ही हो जाता है, जब सबसे ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट हुआ उस वक्त में प्रोजेस्टेरॉन की हाईएस्ट पीक दिखी। लेकिन ईस्ट्रोजन की भी पीक दिखती है बेटा, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन थोड़ी सीक्रेट करता है, कॉर्पस ल्यूटियम सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन थोड़ी सीक्रेट करता है, कॉर्पस ल्यूटियम ईस्ट्रोजन भी सीक्रेट करता है। आपको ईस्ट्रोजन की भी पीक मिलती है, आपको प्रोजेस्टेरॉन की भी पीक मिलती है, और ये दोनों हार्मोन्स किसने सीक्रेट किए, ये दोनों हार्मोन्स बेटा आपके कॉर्पस ल्यूटियम ने सीक्रेट किए। यस और नो, पहले मेरे को ये बताओ, पहले मेरे को ये बताओ, ये फैक्ट समझ में आया। यहां ईस्ट्रोजन की पीक किसकी वजह से मिली, इस ग्राफियन फॉलिकल की वजह से मिली। यहां ईस्ट्रोजन की छोटू पीक किसकी वजह से मिली, इस कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से मिली। यहां प्रोजेस्टेरॉन की पीक किस वजह से मिली, इस कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से मिली। समझ में आ रही है बात। प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन अगर कॉम्बिनेशन में रहेंगे तो क्या FSH LH GnRH बढ़ पाएगा। देखो फ्लो चार्ट में देखो, क्या प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन में अगर प्रेजेंट रहेंगे तो आपका GnRH FSH LH बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक या पॉजिटिव फीडबैक। ओनली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन बेटा, ओनली एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन ईस्ट्रोजन का हाई अमाउंट गिव्स पॉजिटिव फीडबैक टू LH एंड FSH। रेस्ट साइकिल में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन गिव्स नेगेटिव फीडबैक टू FSH एंड GnRH एंड LH। इसीलिए आपको यहां पर LH भी घटता हुआ नजर आएगा मेरे बच्चों, और आपको यहां पे आपको भले ही घटता हुआ दिख नहीं रहा है, बट ये घटता ही है बेटा, और ये मैं आपको बताऊंगी, ये घटता हुआ नजर आता है। ठीक है, यहाँ पे तो मैं स्ट्रेट लाइन दिखा रही हूँ, बट जब मैं आपको थ्योरी में पॉइंट्स लिखवाऊंगी तो मैं आपको घटता हुआ प्रॉपर दिखाऊंगी। और ये घटे क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन हाई अमाउंट में प्रेजेंट थे, और प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन अगर हाई अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा, वो अपनी प्रेजेंस में FSH LH को नहीं बढ़ने देंगे। अब देखो, जो बात मैं साइकिल की स्टार्टिंग में पढ़ाते वक्त आपको समझा रही थी, वो आप अब रिलेट कर पाएंगे, अब रिलेट कर पाएंगे। देखो, अच्छा फेजेस को थोड़ा समझाऊं, फेजेस को थोड़ा समझाऊं बेटा। तुम देखो, ओवरी में ये फॉलिकुलर फेज क्यों कहलाया, क्योंकि इस वक्त में फॉलिकल्स की ग्रोथ हो रही थी, इसीलिए इस फेज को तुमने बोला फॉलिकुलर फेज। अच्छा, मैंने ओव्यूलेटरी फेज तो यहाँ पे लिखा ही नहीं है बेटा, जो 1 दिन का होता है। यहाँ पे ये 14th डे वाला जो फेज है ना बेटा, ये ओव्यूलेटरी फेज है, जो 1 दिन का होता है, क्योंकि एग जो होता है वो 1 दिन के लिए जिंदा रहता है। बीच में यहाँ पे जगह नहीं थी, मैंने लिखा नहीं, NCERT में दिया नहीं हुआ है। ये 14th डे पे ओव्यूलेशन हो रहा है, उस फेज को आप बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है ना, 1 दिन का होता है। इसको ओव्यूलेटरी फेज क्यों बोला, क्योंकि इस वक्त में ओव्यूलेशन होती है। रिमेनिंग फेज को ल्यूटियल फेज क्यों बोला, क्योंकि उस वक्त में ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम की प्रेजेंस दिखती है, इसीलिए उस फेज को ल्यूटियल फेज बोला जाता है। जिस वक्त में फॉलिकल्स दिख रही है फॉलिकुलर फेज, जिस वक्त में ओव्यूलेशन हो रहा है ओव्यूलेटरी फेज, जिस वक्त में कॉर्पस ल्यूटियम दिख रहा है ल्यूटियल फेज। ठीक है, इन द सेम वे बेटा, जिस वक्त में यूट्रस की वॉल टूट रही है मेंस्ट्रुअल फेज, जिस वक्त में यूट्रस की वॉल बन रही है उसे प्रोलिफरेटिव फेज। ये तो मैं बताना ही भूल गई, यूट्रस की वॉल कैसे बनी बेटा। अभी अभी हमने बेटा एक चीज पढ़ा था हार्मोनल कंट्रोल में, ईस्ट्रोजन वॉल को बनाता है, प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस की वॉल को मेंटेन करता है। पहले तो बेटा यूट्रस की वॉल टूट रही थी, क्योंकि इस वक्त में प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन खत्म हो गए थे। अब तुम देखो, ईस्ट्रोजन धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये ईस्ट्रोजन बढ़ रहा था ना, किसकी प्रेजेंस में बढ़ रहा था बेटा, फॉलिकल्स की प्रेजेंस में। रिलेट कर पा रहे हो ना सारे बच्चे, ये ईस्ट्रोजन बढ़ रहा था ना बेटा धीरे धीरे। ये ईस्ट्रोजन कैसे बढ़ रहा था, इन फॉलिकल्स की प्रेजेंस में बढ़ रहा था।
फॉलिकल्स की प्रेजेंस में ईस्ट्रोजन कैसे बढ़ रहा था? फॉलिकल्स को कौन ग्रो करवा रहा था? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पिट्यूटरी का हार्मोन। ईस्ट्रोजन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, इसकी वॉल बनना चालू होगी, प्रोलिफरेट करेगी। इस ईस्ट्रोजन की प्रेजेंस में ये वॉल बनती है, प्रोलिफरेट करेगी, बनती जाएगी, इसीलिए इसे प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं। ठीक है, आगे इस यूट्रस की इसको सिक्रेटरी फेज क्यों बोला? क्योंकि अब बेटा वो फेज है यूट्रस का, तुम्हारा प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन बन चुका है कॉर्पस ल्यूटियम की मदद से, ये इस वॉल को तगड़ी तरीके से मेंटेन करता है कि भाई प्रेगनेंसी होने वाली है, शायद इस बार फर्टिलाइजेशन हो जाए, शायद इस बार स्पर्म आ जाए। ये फेज जो है जिस को तुम सिक्रेटरी फेज बोल रहे हो, इस फेज में बेटा यूट्रस में बहुत सारे ग्लैंड्स बन जाते हैं, क्योंकि बॉडी को तो यही लग रहा है कि भाई अब ना प्रेगनेंसी हो जाएगी, मुझे ना ग्लैंड्स बनाने की जरूरत है जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करे, इसीलिए इस फेज को बोला जाता है सिक्रेटरी फेज। हर फेज के नाम का मतलब है बेटा, जो आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। अब मैं आपको क्या बोल रही थी, साइकिल के स्टार्टिंग से रिलेट कर रही थी। देखो, आपकी बॉडी ने सिक्रेटरी फेज में बहुत सारे ग्लैंड्स बनाए, यूट्रस की वॉल को एकदम तगड़ा मेंटेन रखा कि भाई अब तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, लेकिन स्पर्म नहीं आया तो बेटा फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम ना बेटा साइकिल के एंड तक आते आते ये डेड हो जाता है। क्या हो जाता है? डेड, क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं हुई। प्रेगनेंसी नहीं होगी तो कॉर्पस ल्यूटियम डेड हो जाता है बेटा। अगर कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाए तो इससे रिलीज होने वाला प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन भी खत्म हो जाएगा। इसकी डेथ कैसे होती है ना बेटा, ये थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताऊंगी तो और प्रॉपर वे में समझ में कि मैम इसकी डेथ क्यों हो गई, क्योंकि इसको मेंटेन करने वाला हार्मोन बेटा खत्म हो रहा होता है। अभी मैं आपको वो भी बताऊंगी। अभी आपने क्या सुना, कॉर्पस ल्यूटियम साइकिल के एंड तक आते आते डेड हो जाता है क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं हुई। अगर ये साइकिल के एंड तक आते आते डेड हो गया तो क्या बेटा ये दोनों हार्मोन्स भी खत्म हो जाएंगे? क्योंकि ये दो हार्मोन्स किससे रिलीज हो रहे थे? कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज हो रहे थे। कॉर्पस ल्यूटियम से अगर रिलीज हो रहे थे तो ये दोनों हार्मोन्स अगर खत्म हो गए तो ऑफ कोर्स ही बात है ना बेटा, इन दोनों ने ही तो इस वॉल को मेंटेन किया हुआ था, अब ये मेंटेन नहीं हो पाएगी। अब प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन खत्म हो गए, तभी तो बेटा साइकिल के स्टार्टिंग में हम प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन को यूजुअली कम दिखाते हैं, क्योंकि पिछले साइकिल से जो कॉर्पस ल्यूटियम था जो इसको सिक्रीट कर रहा था अब वो डेड हो चुका है। प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन खत्म तो वॉल टूटेगी इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड, तो दिखेगा तुम्हें मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्या ये बात सारे बच्चे रिलेट कर पा रहे हो? अब मैं तुम्हें एक्चुअल में वो चीज बता रही हूँ कि ये कॉर्पस ल्यूटियम खत्म क्यों होता है। मैं सारी चीजों को पॉइंट वाइज लिखवाऊंगी बेटा, मैं वापस से इसकी समरी दे दूंगी, तुम चिंता मत करो, ठीक है। रिकॉर्डेड सेशन है तो तुम बैक करके देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, कॉर्पस ल्यूटियम खत्म क्यों हो जाता है यार अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है? अब इसका एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, इसको तुम बेटा एक बार पॉज करके बनाओ। इसका एक बहुत सुंदर सा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है इसका? बहुत सुंदर सा। देखो, कॉर्पस ल्यूटियम सबसे पहले ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट करता है ग्राफियन फॉलिकल पर, और जब ये ग्राफियन फॉलिकल पर एक्ट करता है तो ये ग्राफियन फॉलिकल को कराता है रप्चर, और रप्चर करवाता है ओव्यूलेशन, और बची कुची बॉडी बन जाती है कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम उसके बदले में दो हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, एक होता है प्रोजेस्टेरॉन और एक होता है ईस्ट्रोजन। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा, मैं थोड़ा एसी बंद करके आती हूं। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा? यस, ठीक है, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये दो हार्मोन्स कैसे बने, प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कैसे बना। अब आखिर कॉर्पस ल्यूटियम मैम डेड कैसे होता है? व्हाई, व्हाट इज द रीजन? बेटा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ना, ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये सिर्फ कॉर्पस ल्यूटियम को बनाता ही नहीं है। दिस इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, एक्चुअल में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन भी करने के काम में आता है। अगर बेटा कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना है तो कौन सा हार्मोन चाहिए? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब बेटा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है पीठ में छुरा भोंकने का। अपने ही अपनों के पीठ में जो छुरा भोंकते हैं ना, यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। कैसे? देखो, अपनों के पीठ में छुरा भोंकते हैं, यहाँ पे कैसे कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा? भाई कॉर्पस ल्यूटियम को पैदा किसने किया?
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने। इसको मेंटेन भी कौन कर रहा था? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बट बेटा कॉर्पस ल्यूटियम ने इसके पीठ पे छुरा भोंका। पता है कैसे? कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोड्यूस होने वाले ये जो दो हार्मोन्स हैं जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के काम में आते हैं, ये दो हार्मोन्स बेटा क्या कर रहे थे? नेगेटिव फीडबैक दे रहे थे कि नहीं एलएच को? ये नेगेटिव फीडबैक एलएच को भी देते हैं, एफएसएच को भी देते हैं, जीएनआरएच को भी देते हैं कि नहीं? ऐसे कई बच्चों ने पहले से रिलेट कर लिया होगा, देते हैं कि नहीं, राइट? एलएच अगर खत्म हो गया भाई तो कॉर्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन करेगा? भाई जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम उसी को नेगेटिव फीडबैक दे रहे हो। और प्रेगनेंसी में ये नेगेटिव फीडबैक होने के बावजूद भी कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रह जाता है। उसका कॉन्सेप्ट तो बाद में आएगा, अभी नहीं। अभी मैं वो नहीं बता रही हूं कि प्रेगनेंसी में मेंटेन कैसे हो जाता है। अभी मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रही हूं कि ये भाई साहब की डेथ कैसे होती है। इसने दो हार्मोन्स ऐसे बनाए भाई जिसने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को ही नेगेटिव फीडबैक दे दिया। अगर तुम इसको नेगेटिव फीडबैक दे दोगे तो तुम कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कैसे कर पाओगे? और कॉर्पस ल्यूटियम खत्म तो एवरीथिंग खत्म। मेरी बात समझ गए बेटा? अब मैं एक बार क्या करती हूँ ना बेटा, जितनी चीज मैंने बोली उसको थोड़ा पॉइंट वाइज लिखवा देती हूँ, उसको पॉइंट वाइज लिखवा दूंगी, फिर एक बार आपको मैं जिस्ट दे दूंगी तो आई थिंक आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक बार जिस्ट दे देती हूँ मैं आपको और लिखवा देती हूँ पॉइंट्स। तो लेट्स राइट दी पॉइंट्स बेटा जो हमने अभी तक डिस्कस किए। लेट अस राइट ऑल दी पॉइंट्स, लेट अस राइट ऑल दी पॉइंट्स। यस, कुछ तो बेटा हमने इवेंट्स लिख रखे हैं, ओवेरियन इवेंट्स और वो वाले इवेंट्स तो हमने लिख रखे हैं। जो दो चार बातें मुझे तुम्हें बतानी है कि भाई हर किसी के मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है वो सेम नहीं होता है। तो फिर हर किसी के मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन सेम नहीं होता है, तो ओव्यूलेशन का डे कैसे कैलकुलेट करते हो? क्योंकि ओव्यूलेशन का डे कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि whether the pregnancy will take place or not, when the partner wants to conceive, when the couples wants to conceive, तो उनको day of ovulation check करके बेटा they have to plan a baby, right? So डे ऑफ ओव्यूलेशन कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। बट अगर सबकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की, क्योंकि कई लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन अकर्स एट द मिडल ऑफ द साइकिल, दैट इज नॉट ट्रू। अगर 28 दिन की साइकिल है तब तो मिडल ऑफ द साइकिल में है, 14 डे पे। व्हाट अबाउट किसी फीमेल की अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 26 दिन की है? व्हाट अबाउट अगर किसी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल 30 दिन की है? व्हाट अबाउट अगर किसी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल 34 दिन की है? So the day of ovulation will vary in different people depending upon the number of days of menstrual cycle. तो पहले तो मैं कुछ पॉइंट जो आपको बताने जरूरी है वो मैं लिख देती हूँ, और फिर मैं आपको एनसीईआरटी का थोड़ा सा ग्राफ भी वापस से एक बार एनसीईआरटी से समझा देती हूँ, वो रिवीजन भी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, देखो इस तरीके से बेटा लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं कि डे 1 से 5 में, क्योंकि बेटा अप्रोक्सीमेटली 5 दिन के लिए मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही होती है, यूट्रस की वॉल टूट रही होती है, तो हम हर फेज को ना थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं। ठीक है, कि हर फेज में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रहे, क्योंकि बाद में रिवाइज करते वक्त, अभी तो आपको डायग्राम से समझ आ जाता है, बाद में रिवाइज करते वक्त अगर पॉइंट्स ना हो आपके पास तो आपको डिफिकल्टी होती है चीजों को समझने में। इसमें क्या हो रही है बेटा, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम हो क्यों रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम पिछले साइकिल का खत्म हो चुका है, कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रीवियस साइकिल, कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रीवियस साइकिल डिग्रेडेड या फिर डेड लिख सकते हो, डिग्रेडेड या डेड। सो नो प्रोजेस्टेरॉन, पी फॉर प्रोजेस्टेरॉन, ई फॉर ईस्ट्रोजन, पी फॉर प्रोजेस्टेरॉन, ई फॉर ईस्ट्रोजन। जब नो प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन है, अगर प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन नहीं है, नो इनहिबिशन ऑन, नहीं पहले तो नो इनहिबिशन नहीं लिखो, पहले ये लिखो अगर प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन नहीं है तो प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन की मदद से बेटा, ऑफ कोर्स प्रोजेस्टेरॉन की मदद से आपकी मेंटेन थी वॉल, ईस्ट्रोजन की वजह से वॉल बन रही थी। तो अब जब दोनों ही हार्मोन नहीं है तो वॉल क्या होगी, टूटेगी, इसीलिए तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है। तो हम क्या लिख रहे हैं, नो मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं हो रही है, इसका मतलब एंडोमेट्रियम टूट रही है, एंडोमेट्रियम टूट रही है तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है। गॉट इट। अब अगली चीज मैं क्या बताने वाली थी बेटा, एक, हाँ, जब प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन नहीं है, यहीं पे उस पॉइंट को लिख देते हैं, जब प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन नहीं है, जब प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन नहीं है, सो नो इनहिबिशन ऑन
नो इनहिबिशन ऑन FSH, LH, GnRH, यानी कि अब साइकिल के बिगिनिंग में ये हॉर्मोन्स इंक्रीज होने लगते हैं। अब 1 से 5 दिन के लिए तो बेटा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, फिर 28 दिन की साइकिल के अकॉर्डिंग तो अब ब्लीडिंग का फेज भी बेटा वेरी कर सकता है। देखो सिर्फ एक ही पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ही ऐसा इवेंट होता है जिसका नंबर ऑफ डेज फिक्स है। ब्लीडिंग का फेज भी किसी में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन हो सकता है। फॉलिक्यूलर फेज जो हम बोलते हैं, फॉलिकल्स की ग्रोथ, या फिर प्रोलिफरेटिव फेज जो हम बोलते हैं बेटा, वो भी वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन में 7 से 8 दिन का। सिर्फ एक ही फेज ऐसा है जो फिक्स रहता है, वो है ल्यूटियल फेज, ठीक है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम की जो लाइफ स्पैन होती है वो फिक्स होती है, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं सेकंड क्या लिख रही हूँ बेटा, सपोज डे 6 से मैं बोल रही हूँ डे 14 तक, इसे मैं फॉलिक्यूलर फेज बोल सकती हूँ। फॉलिकल की ग्रोथ क्यों हो रही है? ऑफकोर्स FSH, LH बढ़ रहे हैं, FSH, LH बढ़ रहे हैं। या फिर मैं इसी को बेटा यूट्रस से कंपेयर करूं तो प्रोलिफरेटिव फेज बोल सकती हूँ, यानी कि यूट्रस की वॉल बन रही है मेरे बच्चों। यूट्रस की वॉल कैसे बन रही थी? अभी अभी हमने पढ़ा था, फॉलिकल्स की ग्रोथ होगी, वो ईस्ट्रोजन सिक्रीट करेंगे, ईस्ट्रोजन बनेगा तो आपकी यूट्रस की वॉल बेटा बनने लगेगी, राइट। फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज में क्या हो रहा है? FSH फॉलिकल्स पर एक्ट करते हैं, फॉलिकल्स में होते हैं ग्रैन्युलोसा सेल, ईस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं, ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम पर एक्ट करता है और एंडोमेट्रियम की वॉल की सिंथेसिस करता है, एंडोमेट्रियम वॉल को प्रोलिफरेट करता है या बढ़ाता है। और एक बात बच्चों, मेरे बच्चों मेरे को बताओ, जहां पे तुम्हें दिख रहा है ईस्ट्रोजन का हाई अमाउंट, इसका काम होगा अभी LH को पॉजिटिव फीडबैक देना, जिसकी वजह से LH सर्ज और FSH का सर्ज दिखा, दोनों की पीक दिखी, इसका सर्ज दिखा तो भाई इसने ग्राफियन फॉलिकल पर एक्ट किया था, इसने ग्राफियन, बेटा देखो वो सारे पॉइंट्स रिवाइज हो रहे हैं जो पॉइंट्स अभी अभी हमने पढ़े थे, जितने भी पॉइंट्स अभी हमने पढ़े थे वही हम इसमें लिख रहे हैं, वही पॉइंट्स तुम्हारे रिवाइज हो रहे हैं। ग्राफियन फॉलिकल पर एक्ट करेगा, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक ऐसा फेज जो एनसीईआरटी में अलग से नहीं दिया हुआ है, बट आपने अभी भी पढ़ा कि वो होता है, दैट इज ओव्यूलेटरी फेज, यानी कि ओव्यूलेशन हो जाएगी, मैंने वहां ओव्यूलेटरी लिख दिया, ओव्यूलेशन हो जाएगी, वो ओव्यूलेटरी फेज है। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम। किसने बनाया? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने। कौन मेंटेन करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। लिख चुके हैं ऑलरेडी। फिर भी अब डे 6 से 14 फॉलिकुलर फेज अप्रोक्सीमेटली बेटा हम क्या बोल रहे हैं, 7 से 8 दिन का होता है। ये सब वेरी कर सकते हैं, ये फिक्स नहीं है, ये वेरी कर सकते हैं। जो अभी मैं फेज बता रही हूं ना बेटा, वो फेज आपका फिक्स रहता है। अप्रोक्सीमेटली मैं क्या बोल रही हूं, डे 14 से, इस साइकिल के अकॉर्डिंग डे 14 से डे 28, जिसे मैं ओवरी के टर्म में बोल रही हूं ल्यूटियल फेज, और यूट्रस के टर्म में बोल रही हूं सिक्रीटरी फेज। इसमें क्या हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है। कॉर्पस ल्यूटियम 2 हार्मोन सिक्रीट कर रहा था, मेनली प्रोजेस्टेरॉन, कुछ अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन, ये मेंटेन कर रहा है, ये बना रहा है। इसकी जो लाइफ होती है वो फिक्स होती है। इसकी लाइफ स्पैन करके लिख लो भाई, इसकी लाइफ स्पैन फिक्स्ड होती है। कितने दिन की? 14 दिन। नो मैटर बेटा ये कौन से डे पे बना, अभी मैं आपको समझाऊंगी। नो मैटर कॉर्पस ल्यूटियम कौन से डे पे बना, कॉर्पस ल्यूटियम की लाइफ जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ 14 दिन की ही होती है। इट इज फिक्स्ड, ठीक है। मैं कुछ तो बताने वाला था, इसको LH बनाता भी है और LH मेंटेन भी करता है, वैसे ये बात हमने लिखी हुई थी। अब देखो बेटा, डे ऑफ ओव्यूलेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कभी भी ये नहीं बोलोगे कि मिडल ऑफ द साइकिल। यही वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बेटा जो आपको लिखने थे। अभी मैं आपको आगे जब प्रेगनेंसी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी बेटा कि किस प्रकार से प्रेगनेंसी के वक्त में कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन होता है, ठीक है। मैं तुमको एक चीज क्या बता रही थी बेटा, हाँ, डे ऑफ ओव्यूलेशन कैलकुलेट करना। डे ऑफ ओव्यूलेशन को कैलकुलेट करने के लिए बेटा हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, नंबर ऑफ डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, नंबर ऑफ डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल -14। आप मुझे बताओ ऐसा क्यों किया, मेरे को बताओ ऐसा क्यों किया।
डे ऑफ ओव्यूलेशन कैलकुलेट करने के लिए आपने नंबर ऑफ डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से 14 माइनस कर दिया। नंबर ऑफ डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल तो बेटा हर फीमेल में वेरी कर सकती है, किसी में 28 की, किसी में 30 की, किसी में 32 की, किसी में 34 की, सब में वेरी कर सकती है बेटा। अब मेरे को एक बात बताओ, पूरे साइकिल में क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल का नंबर ऑफ डेज फिक्स है? नहीं है मैम। क्या फॉलिकुलर फेज फिक्स है मैम? नहीं है मैम। क्या लास्ट के 14 दिन फिक्स है? यस मैम। और एक बात मुझे बताओ, लास्ट के जो 14 डेज तुम कैलकुलेट कर रहे हो, यहां से चालू कर रही हूं मैं, यहां पे 14th डे खत्म हो रहा है, इस 14th डे से पहले ही तो ओव्यूलेशन हुआ था, तभी तो कॉर्पस ल्यूटियम बना है भाई। कॉर्पस ल्यूटियम जिस दिन बना, डेफिनेटली बेटा उसी दिन पे ओव्यूलेशन भी हुआ होगा, राइट। यहां से लेके यहां वाला दिन तो फिक्स है, 14 दिन ही होगा। कॉर्पस ल्यूटियम से 14 दिन के लिए जिंदा है, उससे ज्यादा जिंदा नहीं है। साइंटिफिक देखो, प्रैक्टिकली कुछ चीजें डिफरेंट होती है जो तुम एमबीबीएस में पढ़ोगे, बट अभी मैं क्या बोल रही हूँ, ये तो फिक्स है ना, यानी कि इससे जस्ट पहले ही ओव्यूलेशन हुआ होगा। इसीलिए इसके आगे कितने भी दिन हो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कितने भी दिन की हो, फॉलिकुलर फेज कितने भी दिन की हो, तुम्हें पता है ये फिक्स है। इसीलिए जितने दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है उससे ये 14 को घटा दोगे तो वो डे ऑफ ओव्यूलेशन आ जाएगा। इसीलिए कभी ये नहीं बोलते बेटा कि ओव्यूलेशन अकर्स एट द मिडल ऑफ द साइकिल, क्योंकि मिडल पे तो 28 दिन के लिए हो रहा है, 32 दिन की है तो कितने दिन पे हो जाएगा बेटा? 32 माइनस 14, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, 18वें दिन पे आ जाएगा ना, 18वें दिन पे ओव्यूलेशन हो जाएगा। तो ये चीज आपको एक याद रखनी है। एक चीज और याद रखो बेटा, जो आपका ओव्यूलेशन के वक्त में सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है ना, जैसे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी तुम ओवम भी बोल रहे हो, इसकी लाइफ स्पैन सिर्फ 1 दिन की होती है, ये सिर्फ 1 दिन के लिए जिंदा रहता है। मैम ये याद रखना जरूरी है, यस, क्योंकि ये बेटा आपको काम में आएगा जब आप ये समझना चाहेंगे। एक तो अगले चैप्टर में जब मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपको पढ़ाऊंगी, एक सिर्फ मैं पानी पीती हूँ, जब मैं आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ाऊंगी बेटा तो भी आपके काम आएगा ये समझने के लिए काम आएगा कि प्रेगनेंसी किस किस वक्त में हो सकती है। तो प्रेगनेंसी कब कब हो सकती है इसको समझने के लिए आपको ओवम की लाइफ स्पैन भी पता होनी चाहिए, स्पर्म की लाइफ स्पैन भी पता होनी चाहिए। ये बात सबको समझ में आ गई होगी आई होप। ठीक है, ये सारे पॉइंट समझ में आ गए बेटा। एक बार एनसीईआरटी से दिखाऊं, वही चीज है बेटा। देखो मेंस्ट्रुएशन फेज 1 से 5 दिन का, फॉलिकुलर फेज बेटा 14th डे तक लिखा हुआ है, 6 से लेके 14th डे तक फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। फिर 14 से लेके बेटा 28 दिन तक आपने लिखा हुआ है यूट्रस में सिक्रेटरी फेज, जहां ग्लैंड्स बन जाते हैं, और आपके ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, तो वो ल्यूटियल फेज हो गया। ठीक है ना। देखो सबसे पहले मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इसलिए हो रही है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन इस साइकिल के एकदम बिगिनिंग में तो कम होते हैं, एकदम बिगिनिंग में 2-4 दिन के लिए, सिर्फ 2-4 दिन के लिए बिल्कुल कम होते हैं, क्योंकि पिछले साइकिल का जो कॉर्पस ल्यूटियम था वो डेड हो चुका है। कॉर्पस ल्यूटियम डेड हो गया, यानी कि बेटा उससे सिक्रीट होने वाला हार्मोन प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन खत्म हो चुका है, इसकी बॉल को कोई मेंटेन नहीं कर सकता। ब्लीडिंग हो रही है, ये लास्ट रिवीजन हो रही है बेटा, ध्यान से सुनो। ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन इसी फेज में तुम्हें दिखेगा कि एफएसएच एलएच का जो अमाउंट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। एफएसएच एलएच बढ़ रहे हैं, एफएसएच एलएच बढ़ रहे हैं तो आपके डेवलपिंग फॉलिकल्स आपको दिखेंगे, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफिन फॉलिकल। फॉलिकल बढ़ रहे हैं तो ईस्ट्रोजन भी बढ़ेगा। प्रोजेस्टेरोन नहीं बढ़ रहा है, ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है, ईस्ट्रोजन की लाइन ऊपर दिखाई है। ईस्ट्रोजन की पीक तुम्हें मिलेगी अराउंड द डे ऑफ ओव्यूलेशन, वैसे 1 दिन पहले होना चाहिए, बट एनसीईआरटी ने लिखा है ओव्यूलेशन वाले दिन, जिस दिन तुम्हें बेटा सबसे मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल दिखता है, सबसे मैच्योर फॉलिकल है, हाईएस्ट ईस्ट्रोजन सिक्रीट करेगा, तो इसकी प्रेजेंस में ईस्ट्रोजन की एक पीक दिख रही है। एक पॉइंट और लिखवाऊंगी, ईस्ट्रोजन की तुम्हें 2 पीक दिखती है, एक बिफोर ओव्यूलेशन, एक आफ्टर ओव्यूलेशन। बिफोर ओव्यूलेशन ड्यू टू द ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल, आफ्टर ओव्यूलेशन बाय कॉर्पस ल्यूटियम। बट प्रोजेस्टेरोन की पीक तुम्हें सिर्फ एक बार दिखती है, दैट इज आफ्टर ओव्यूलेशन। ठीक है, मैच्योर फॉलिकल ने ईस्ट्रोजन बनाया, ईस्ट्रोजन का हाई अमाउंट, ओव्यूलेशन के दौरान एलएच की भी पीक, एफएसएच की भी पीक। एलएच की पीक आई, उसने ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ा, ग्राफियन फॉलिकल टूटा, ओव्यूलेशन हो गई, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरोन मेनली सिक्रीट किया, अराउंड बेटा 22nd डे तुम्हें प्रोजेस्टेरोन की पीक मिली, और सम अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन की भी पीक तुम्हें मिली। जब प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन होते हैं तो वो एफएसएच एलएच को बढ़ने नहीं देते, तो यहाँ पे एफएसएच एलएच नहीं बढ़ेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे तुम्हें किसी और फॉलिकल को बेटा ग्रो भी नहीं कराना है, तो इनका बढ़ने का कोई सेंस भी नहीं बनता, इसलिए ये ग्रो भी नहीं करते, एफएसएच एलएच कम है। लेकिन साइकिल के एंड तक आते आते कॉर्पस ल्यूटियम डेड हो जाता है, क्योंकि बेटा इसके साथ किसने धोखा किया? एलएच ने।
नहीं, इसने LH के साथ धोखा किया एक्चुअल में देखा जाए, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम जैसे ही बनता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रेजेंस में बनता है, प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन ये सीक्रेट करता है, इसके जो बच्चे हैं ये हार्मोन्स ये LH को ही नेगेटिव फीडबैक दे देते हैं, जिसकी वजह से एंड में कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाता है। बस दैट्स इट बेटा। आज मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल से ज्यादा नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक, इंप्लांटेशन वाला टॉपिक अगले दिन ही पढ़ाऊंगी। एक जो मैं आपको ये बता रही थी बेटा कि ईस्ट्रोजन की पीक आपको 2 बार ही मिलती है, prior to ovulation due to Graafian follicle, after ovulation by corpus luteum। बट प्रोजेस्टेरॉन की पीक आपको सिर्फ एक ही बार मिलती है, ओनली वंस, ड्यू टू कॉर्पस ल्यूटियम। दैट्स इट। तो बेटा वी हैव कंप्लीटेड मेंस्ट्रुअल साइकिल का टॉपिक। ये वाला मैं लेके आई थी बट आज नहीं करते हैं, अगले दिन करेंगे। डू लेट मी नो बेटा इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल ढंग से समझ में आया, सारा हार्मोनल कंट्रोल ढंग से समझ में आया, और समझ में आया होगा तो एक होमवर्क भी छोटा सा देके जा रही हूं। होमवर्क में आप क्या करेंगे, अगेन बेटा मॉड्यूल के मेंस्ट्रुअल साइकिल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉल्व मॉड्यूल्स क्वेश्चंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होगा ना बेटा, प्रैक्टिस होगी। जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करोगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, ठीक है ना। आई होप ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था बेटा। सिर्फ एक ही टॉपिक इसलिए पढ़ा है क्योंकि काफी सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें है। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि इनकेस बेटा आपको कोई भी चीज, रिकॉर्डेड लेक्चर है, आपका फायदा है, इनकेस आपको कोई भी चीज में कंफ्यूजन होती है ना बेटा, आपके पास ऑप्शन है कि बटन घुमाओ, रिवाइंड करो और वापस से देखो। आपके पास ऑप्शन है, आपको समझ आ रहा है आप फास्ट करो और आप फास्ट करके सुनो। आपके पास ऑप्शन है कम समझ में आ रहा है, स्लो करो और देखो। सब ऑप्शन आपके पास है, आप कैसे यूटिलाइज करो दैट डिपेंड्स ऑन यू। सो आई एम कीपिंग द सेशन टिल हियर ओनली बेटा। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास जहां हमें पढ़ना है फर्टिलाइजेशन। अब देखो ऐसे टॉपिक्स बचे हैं जिनको पढ़ाना चाहूं तो बहुत पढ़ा सकती हूँ, बट लाइक आई सेड रेलेवेंट पढ़ना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप बेटा कहां से क्या पढ़ रहे हैं मैं आपको फ्रैंकली बता रही हूँ, ऑनेस्टली बता रही हूँ, इट डज नॉट मैटर। अगर वो आप पेपर में नहीं पूछा जाता तो आप अपना टाइम बर्बाद करेंगे अतिरिक्त कंटेंट, एक्स्ट्रा कंटेंट पढ़ने में, और आप सिलेक्शन से दूर होते जाएंगे क्योंकि आप रेलेवेंट नहीं पढ़ रहे हैं, नीट के एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे हैं। हम बेटा उसी पैटर्न में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक अगेन बहुत प्यारा सा टॉपिक है, दैट इज ऑफ कोर्स उसमें कुछ चीजें समझाने के लिए मुझे तुम्हें कुछ अतिरिक्त चीजें बतानी पड़ेगी, ठीक है। 5-6 साल पहले इसमें से अतिरिक्त ज्ञान से क्वेश्चन आ भी जाता था, लेकिन रीसेंट ईयर्स में नहीं पूछा जाता। जो 5-6 साल पहले पूछा जाता था वो भी एक आधा टॉपिक्स में इंक्लूड कर दूंगी, ताकि कुछ आपको ये ना लगे कि मैम तब तो पूछा गया था यार, मैम बाई चांस आ जाए, तो मैं वो टॉपिक्स आपको बता दूंगी। तो मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, वेरी वेरी मच, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।